आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिवीजन करेंगे। तो हमने पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 किए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया। लेकिन आपने पहले देखा होगा कि साइट पे सारी चीज़ों को अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन अब आप देखोगे तो साइट पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। तो आपके जो फाइनल आंसर रहने वाले हैं एग्जाम में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, तो वो कौन से रहने वाले हैं? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 वाले ही रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि भाई साइट अपडेट हो चुकी है, वहाँ पे भी वही चीज़ें हैं जो आपके पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 में है। तो यहाँ पे आपका अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो हम कुछ चीज़ों का रिवीजन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कुछ हमारी जो मेल प्रोडक्ट थे उनमें कुछ अपडेशंस हैं या उनमें कुछ चीज़ों में बदलाव हुए, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनको आज कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी MTS पोस्टमैन या PA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए तैयारी करने के लिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हो या थ्योरी वाली बुक्स हो, या फिर ऐसी बुक चाहिए जिसमें हर टॉपिक के रूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन बुक भी आप ले सकते हैं। बुक्स ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिवीजन के बारे में। डोमेस्टिक मेल सर्विसेज आर लेटर्स, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, बुक पोस्ट, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, पीरियोडिकल पोस्ट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इंडिया पोस्ट पार्सल एंड ज्ञान पोस्ट एक नया प्रोडक्ट शुरू हुआ है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने ज्ञान पोस्ट के बारे में बात की थी। घरेलू डाक सेवाओं में, डोमेस्टिक मेल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं? आप लेटर्स देख सकते हैं, लेटर कार्ड की सुविधा आपको मिलेगी, पोस्ट कार्ड की सुविधा आपको मिलेगी। तो इन तीन चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी भी हम पहले से जानते हैं कि लेटर कार्ड या पोस्ट कार्ड क्या होते हैं। फिर एक नई सर्विस जिसे बुक पोस्ट कहा जाएगा, ये नई सर्विस नहीं है, हमारी जो पहले बुक पैकेट सर्विस हुआ करती थी उसी का अपडेटेड वर्जन है। आप कह सकते हैं इसका नाम चेंज करके बुक पोस्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास पहले अलग अलग तरह के बुक पोस्ट पैकेट हुआ करते थे, तो उन सभी को मिला के सिर्फ एक सर्विस बना दी जिसका नाम है बुक पोस्ट। फिर उसके बाद है लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, अंध साहित्य पैकेट, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ते थे। फिर आती है पीरियोडिकल पोस्ट, ऐसे बुक पैकेट जिसमें पत्रिकाएं हों, तो हम पढ़ते थे पहले, तो उसी का नया नाम क्या है? पीरियोडिकल पोस्ट है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में हम पहले करते थे। फिर एक इंडिया पोस्ट पार्सल, तो पार्सल सर्विस के बारे में करते थे, उसी का नया नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पार्सल है। और एक नई सर्विस हमारे पास जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट। तो पहले हम सभी सर्विसेज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर्स की। तो लेटर्स के बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या चेंज हुआ है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेटर क्या होता है? Letter is a communication in the nature of current and personal correspondence addressed to a person transmitted by post with prepayment of postage. पत्र एक संचार होता है, लेटर एक कम्युनिकेशन होता है जिसकी नेचर या जिसकी प्रकृति कैसी होती है? जिसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की होती है। एक ऐसा संचार जिसकी प्रकृति वर्तमान संचार की हो या व्यक्तिगत संचार की हो, और इसे किसी के लिए संबोधित किया गया हो, और डाक के माध्यम से इसे डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के साथ भेजा गया हो, इस तरह के कम्युनिकेशन को लेटर कहा जाता है। तो लेटर एक कम्युनिकेशन होता है, कैसा संचार, कैसा कम्युनिकेशन जिसकी प्रकृति करंट वाली या पर्सनल वाली हो सकती है, और ये किसी व्यक्ति के लिए संबोधित होता है जिसे डाक के माध्यम से डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के साथ भेजा जा सकता है। The weight of the letter shall not exceed 500 grams. किसी भी पत्र का वजन 500 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अपडेट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहले लेटर का वेट 2 किलोग्राम हुआ करता था, लेकिन अब ये जो सीमा है 500 ग्राम की है। फिर आगे चलते हैं, इनके डायमेंशंस की बात करते हैं। तो जब भी आपने किसी भी
सर्विस के या जिस भी आपने आर्टिकल की डायमेंशंस को करना है, इस तरह से टेबल बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे आपको कभी याद नहीं रहेंगे। टेबल बना के आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद रह जाते हैं। अब लेटर को भेजने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप उसे रोल फॉर्म में भेजेंगे, रोल फॉर्म में कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, या फिर आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भेजोगे। तो अगर आप उसको रोल फॉर्म में भेजते हो, सिंगल डायमेंशन के लिए जो लिमिट रहेगी 800 मिलीमीटर रहेगी, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और कंबाइंड डायमेंशंस की बात करें, लंबाई और डायामीटर का दोगुना अगर करें तो 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें इसे रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी डायमेंशन होगी 600 मिलीमीटर हो सकती है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का योग 900 मिलीमीटर मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम डायमेंशंस की बात करें, रोल फॉर्म में अगर किसी भी लेटर को भेजते हैं, सिंगल डायमेंशन 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई प्लस व्यास का दोगुना दोनों का योग करें 170 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप किसी भी लेटर को भेजते हैं तो उसकी मिनिमम डायमेंशंस 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर हो सकती है। एग्जाम में 14 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर इस तरह से भी दिया हो सकता है। तो ये इसकी मिनिमम डायमेंशंस रहेंगी, और मैक्सिमम के लिए हमने ऊपर कर लिया। लेटर इन अदर देन रोल फॉर्म shall be in envelopes of following sizes: minimum 140 by 90 millimeter and maximum 458 by 324 millimeter with a tolerance of plus minus 2 मिलीमीटर। जब भी आप लेटर भेजेंगे, अगर रोल फॉर्म में नहीं है तो इसको भेजने के लिए मिनिमम साइज एनवल्प का क्या होगा, 140 बाई 90 मिलीमीटर, और एनवल्प का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, 458 बाई 324 मिलीमीटर। तो जब भी किसी लेटर को आप रोल फॉर्म में नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब या वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, तो जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में भेजेंगे, उस लेटर को भेजने के लिए जिस एनवल्प का यूज़ आप करेंगे उसका मिनिमम साइज 140 बाई 90 मिलीमीटर हो सकता है, और मैक्सिमम उसका साइज 458 बाई 324 मिलीमीटर हो सकता है। प्लस माइनस 2 कम या ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। Every envelope shall be made of paper having thickness from 0.15 मिलीमीटर to 0.5 मिलीमीटर। पहले हम पढ़ते थे 0.08 मिलीमीटर, 0.18 मिलीमीटर। अब इसमें भी चेंज है कि जो भी आप लेटर भेजने के लिए एनवल्प का यूज़ करेंगे, वो एनवल्प ऐसे पेपर का बना होना चाहिए जिस पेपर की थिकनेस 0.15 मिलीमीटर से लेके 0.5 मिलीमीटर के बीच में हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी एनवल्प यूज्ड फॉर लेटर शैल बी मेड ऑफ मिनिमम 70 GSM। पत्र के लिए जिस लिफाफे का एनवल्प का यूज करेंगे, वो एनवल्प किस तरह के कागज का बना होना चाहिए, 70 GSM का बना होना चाहिए। GSM की फुल फॉर्म ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। एवरी एनवल्प शैल बी फ्लेक्सिबल एनफ टू बेंड इनटू यू शेप। और प्रत्येक एनवल्प इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको मोड़कर इस तरह से कर सकें, यू शेप में कर सकें। Every envelope with window shall have sizes of window between 35 to 50 millimeter breadth and 80 to 125 millimeter length, and the contents shall be placed in such manner that only address block which includes barcode shall be visible through window। जब भी आप किसी ऐसे एनवल्प का यूज़ कर रहे हैं जिसमें विंडो है, खिड़की है, यानी कि जिसमें पैनल है, पैनल वाले एनवल्प का जब भी यूज़ किया जाएगा तो इस एनवल्प के पैनल का साइज़ या विंडो का साइज़ कितना होना चाहिए। चौड़ाई की बात करें, इस साइड से 35 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक हो सकता है, और इसकी लेंथ की बात करें 80 मिलीमीटर से लेके 125 मिलीमीटर के बीच में हो सकता है। और जब आप इस एनवल्प में कंटेंट्स या सामग्री को रखेंगे तो इस तरह से रखना है कि इस विंडो के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से सिर्फ आपको एड्रेस ब्लॉक दिखाई देना चाहिए, और साथ में उस आर्टिकल का बार कोड जिससे उस आर्टिकल को स्कैन किया जाएगा, वही दो चीज़ें आपको इस एनवल्प के पैनल के माध्यम से दिखाई देनी चाहिए।
द फॉलोइंग मटेरियल्स शैल बी यूज्ड एज विंडो मटेरियल। अब जब भी क्या होता है, आप पैनल वाले एनवलप का यूज करते हैं तो उसमें यहाँ पे एक पैनल होता है। अब ये पैनल खुला नहीं होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा एक पतला सा लिफाफे की तरह मटेरियल होता है। तो वो कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा, या तो ग्लासिन पेपर का यूज किया जाएगा, और अगर ग्लासिन पेपर का यूज किया जाता है तो वो कैसा होना चाहिए, 35 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। या आप सेलोफोन पेपर का यूज कर सकते हैं, तो सेलोफेन पेपर के लिए क्या है, 40 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। या फिर आप पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर बायोक्साइली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन का यूज कर सकते हैं, जो 15 माइक्रोन थिकनेस का होना चाहिए। तो किसी भी एनवलप में पैनल के लिए या विंडो के लिए इस सामग्री का यूज क्या जाना है, और ये सामग्री कैसी होनी चाहिए पता होना चाहिए। चार्जेस फॉर अ लेटर ऑफ वेट अप टू 20 ग्राम्स विल बी 5 रुपीज and for every additional 20 grams or fraction thereof will be 5 rupees। जब भी कोई लेटर आप भेजेंगे, लेटर के ऊपर चार्जेस या शुल्क कैसे लिया जाएगा। पहले 20 ग्राम के लिए, अगर कोई भी लेटर 20 ग्राम तक है, उसके ऊपर 5 रुपये आपसे लिए जाएंगे। 1 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक के लेटर पर आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। फिर एडिशनल जितने भी 20 ग्राम आते जाएंगे, उसकी फ्रैक्शन आएगी, उसके लिए भी आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 45 ग्राम्स का एक लेटर है, बताइए इसके ऊपर कितने पोस्टेज चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो पहले इसकी फ्रैक्शंस बनाते हैं, क्योंकि हमें 20 ग्राम की फ्रैक्शन चाहिए, तो 20 ग्राम की एक फ्रैक्शन बनी, फिर 20 ग्राम की बनी, फिर हमारे पास 5 ग्राम बच जाते हैं। पहले 20 ग्राम के लिए आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे, नेक्स्ट 20 ग्राम के लिए भी आपसे 5 रुपये लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आगे 5 रुपये हैं, रुपए नहीं है, 5 ग्राम है, तो इस 5 ग्राम के लिए आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। तो 20 रुपये हो या 20 रुपये की फ्रैक्शन हो, उसके लिए आपसे 5 रुपये ही लिए जाएंगे। यानी कि 41 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो 5 रुपये ही लिए जाएंगे, चाहे वेट 42 हो चाहे 52 हो। तो इस तरह से टोटल 15 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे। Logo and name of a sender's company may be written on top left corner and stamps or frank impression on top right corner having a gap of minimum 10 mm from address block of recipient। प्रेषक की कंपनी का लोगो और नाम ऊपरी बाएं कोने में दिया जा सकता है, और प्राप्तकर्ता के पता ब्लॉक से कम 10 मिलीमीटर के अंतर के साथ ऊपरी दाएं कोने पर स्टैंप या फ्रैंक इंप्रेशन लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एनवल्प है, अगर एनवल्प के ऊपर प्रेषक की कंपनी का लोगो या नाम दिया जाना है तो कहाँ पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है। और जो भी स्टैंप या फ्रैंक इंप्रेशंस हैं वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर, यानी कि डाक टिकट लगाने हैं या फ्रैंक इंप्रेशन लगानी है तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लगाई जाएंगी। अब यहाँ पे बोला है 10 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए प्राप्तकर्ता के पता ब्लॉक से। अब यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेते हैं, आगे फिर से ये पॉइंट्स आएंगे। तो ये मान लीजिए आपके पास एक एनवल्प है, एनवल्प के ऊपर एड्रेसी का या रेसिपेंट का एड्रेस लिखने के लिए जो एड्रेस ब्लॉक बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हर साइड से, बॉटम से, फिर आपके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 15 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए, और ऊपर से 40 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। तो ये जो स्पेस बच जाती है ये बचेगी रेसिपेंट या प्राप्तकर्ता के पते के लिए। अब अगर हम बात करें कि डाक टिकट कौन से कोने में लगाए जाने, इस कोने में लगाए जाने हैं, तो ये जो एड्रेसी का एड्रेस ब्लॉक है इसके और डाक टिकटों के बीच में 10 मिलीमीटर का कम से कम गैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आपने डाक टिकट लगाने हैं वो प्राप्तकर्ता के पता ब्लॉक से कम 10 मिलीमीटर ऊपर की तरफ होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। In case of infringement of the conditions mentioned the letter
shall be charged with double the postage and any postage paid on it shall be taken into account in assessing the charges। उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पत्र पर दोगुना डाक शुल्क लगाया जाएगा तथा शुल्क का आकलन करते समय उस पर चुकाए गए किसी भी डाक शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा। तो जो भी लेटर्स की कंडीशंस हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो इस तरह के लेटर के वितरण के समय दोगुना डाक शुल्क लिया जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक लेटर भेजा, उसका वजन था 20 ग्राम। अब 20 ग्राम वजन था तो 5 रुपये आपने चार्जेस दिए, लेकिन जो निर्धारित शर्तें थी उनका उल्लंघन कर दिया। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर दोगुने डाक शुल्क लिए जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर 10 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन पहले जो आपने 5 रुपये दिए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आपसे वो 5 रुपये और कम लिए जाएंगे, तो सिर्फ 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेटर कार्ड। लेटर कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण बातें। द वेट ऑफ द लेटर कार्ड शैल नॉट एक्सीड 5 ग्राम्स। किसी भी लेटर कार्ड का वजन 5 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी लेटर कार्ड का या ILC लेटर कार्ड भी कहा जाता है, इसका वजन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके साइज़ की बात करें तो थ्योरी में हम इसकी एग्जांपल लेके भी इसको समझते हैं, अभी भी समझ लेंगे। अगर ये अनफोल्डेड कंडीशन में है तो आपके लेटर कार्ड का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 300 मिलीमीटर बाई 210 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर हो सकता है। और मिनिमम की बात करें 282 मिलीमीटर बाई 182 मिलीमीटर हो सकता है। बड़े अच्छे से इनको याद कर लेना है। अब जो लेटर कार्ड होता है इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। अब फ्लैप कहाँ कहाँ पे होते हैं? एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा, और एक जो फ्लैप है वो कहाँ पे होगा? टॉप वाली साइड के ऊपर होगा। और जो फ्लैप्स हैं कैसे होंगे उनका साइज़ भी हमारे पास दिया होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लेटर कार्ड की यहाँ पे फोटो बनाते हैं। इस तरह से आपके पास लेटर कार्ड होगा, आपने देखा भी होगा पोस्ट ऑफिस में। अब जो लेटर कार्ड होता है इसमें 3 फ्लैप होते हैं। एक फ्लैप आपका राइट वाली साइड आ जाएगा, एक फ्लैप आपका लेफ्ट वाली साइड आ जाएगा, और एक फ्लैप आपके पास टॉप वाली साइड आ जाएगा। लेफ्ट और राइट वाली साइड जो फ्लैप्स होते हैं उनका साइज 15 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला फ्लैप है इसका साइज 15 मिलीमीटर बाई 210 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब इसको फोल्ड कर दिया जाएगा लेटर कार्ड को तो इसका मैक्सिमम साइज 210 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर और मिनिमम साइज 152 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर हो सकता है। लेटर कार्ड शैल बी मेड ऑफ पेपर ऑफ मिनिमम 70 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। लेटर कार्ड जो है किस तरह के पेपर का बना होना चाहिए? 70 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर के पेपर का बना होना चाहिए। इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कंडीशंस द लेटर कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज लेटर। अब लेटर कार्ड के लिए जो भी शर्तें हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो लेटर कार्ड को लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द डेफिशिएंसी। और जब इसकी डिलीवरी की जाएगी इसके ऊपर भी कमी का 2 गुना शुल्क लिया जाएगा। बिटवीन द पोस्टेज ऑलरेडी पेड फॉर सच लेटर कार्ड एंड पोस्टेज पेएबल फॉर अ लेटर। तो जब भी आप लेटर कार्ड भेजते हैं अगर उसकी शर्तों का उल्लंघन होता है तो आपको कमी की मात्रा का 2 गुना भुगतान करना होता है। तो जब भी शर्तों का उल्लंघन होगा लेटर कार्ड को लेटर माना जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक लेटर कार्ड भेजा, 2 रुपये उसके ऊपर लगे। सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ 2 रुपये उसके ऊपर लगे। अब एक लेटर भेजना है तो उसके ऊपर 5 रुपये लगेंगे। अब आपने लेटर कार्ड भेजा, निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ तो उसको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसके ऊपर 5 रुपये लगेंगे। अब 5 रुपये लगेंगे तो इसकी कमी निकाली जाएगी कि 3 रुपये आपने कम दिए हैं तो उसके 2 गुने का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण बातें। द वेट ऑफ द पोस्ट कार्ड शैल नॉट एक्सीड 5 ग्राम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्ड का वजन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
पोस्ट कार्ड्स डायमेंशंस शैल बी 140 बाई 90 मिलीमीटर। पोस्ट कार्ड के आयाम 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर हो सकते हैं। एंड दे शैल हैव द लेजेंड पोस्ट कार्ड रिटन इन हिंदी और इंग्लिश और प्रिंटेड ऑन द एड्रेस साइड। और पोस्ट कार्ड के पते वाली साइड क्या लिखा होना चाहिए? पोस्ट कार्ड या हिंदी में या इंग्लिश में लिखा होना चाहिए या प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। The right hand of the address side of a postcard is in all cases reserved for the address of the recipient। अब पोस्ट कार्ड यहाँ पे बना लिया। पोस्ट कार्ड के मैंने सेंटर से दो पोर्शन कर दिए, एक आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आ गया, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आ गया। ये जो राइट हैंड वाला पोर्शन होगा सभी मामलों में किस चीज़ के लिए रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा? एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के पते के लिए। फॉर पोस्टेज स्टैम्प और इम्प्रेशंस ऑफ स्टैंपिंग मशीन नेसेसरी फॉर प्रीपेमेंट, डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए डाक टिकट लगाने हैं या फ्रैंक इम्प्रेशन लगानी है, उसके लिए भी राइट हैंड साइड आरक्षित रहेगी। जो हमारी जो डाक टिकट है या फ्रैंक इम्प्रेशन है, जहाँ भी पॉसिबल हो, कहाँ पे? अपर राइट हैंड कॉर्नर में, यानी केस वाले कोने में ही लगानी है। एंड पोस्टल डायरेक्शंस, और साथ में अगर कोई डाक निर्देश देने हैं तो वो भी राइट हैंड साइड में ही दिए जाएंगे। अब बचती है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड हाफ एड्रेस साइड का किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगा और इसकी बैक साइड किन चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगी? तो ये प्रेषक द्वारा अपना संचार लिखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या सिंगल या मल्टी कलर में प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट देने के लिए यूज किया जा सकता है। और जो एड्रेस रहेगा सेंडर का, वो कहाँ पे लिखना है? पोस्ट कार्ड में टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ बैक साइड में, ठीक है, साइड पे ही लिखना है, बैक साइड में टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर आपने प्रेषक का एड्रेस लिखना है। नथिंग शैल बी अटैच्ड टू अ पोस्ट कार्ड। अब जब भी आप पोस्ट कार्ड भेजेंगे तो एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है, इसके साथ आपने कुछ भी संलग्न नहीं करना है। लेकिन जिन चीज़ों को संलग्न करने की अनुमति है वो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर पोस्टल फीस विच शैल बी अफिक्स्ड ओनली टू एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। सबसे पहले आप पोस्ट कार्ड के डाक शुल्क के भुगतान के लिए क्या कर सकते हैं? डाक टिकट लगा सकते हैं, वो भी आपने पते वाली साइड ही लगानी है, जैसे हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा। अ गम्ड लेवल कंप्लीटली एडहेरेंट टू कार्ड, फिर एक गोंद लगा हुआ का लेवल जो पूरी तरह से कार्ड के साथ चिपका होना चाहिए। एंड वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम द कार्ड इज सेंट, और जिस व्यक्ति को कार्ड भेजा जाना है उसका नाम और पता इस कार्ड के ऊपर होना चाहिए। सिमिलर लेवल नॉट एक्सीडिंग 50 मिलीमीटर इन लेंथ, ये पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। अ सिमिलर लेवल नॉट एक्सीडिंग 50 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 20 मिलीमीटर इन विड्थ वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द कार्ड। अब पोस्ट कार्ड के साथ आप एक और लेवल लगा सकते हैं जिसका साइज 50 मिलीमीटर बाई 20 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इस कार्ड के ऊपर, इस लेवल के ऊपर प्रेषक का नाम और पता हो सकता है। Engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper and completely adherent to card, बहुत पतले कागज पर उत्कीर्णन, चित्रण, रेखा चित्र और तस्वीरें तथा कार्ड के साथ ये पूरी तरह से चिपके हुए होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कार्ड आप भेजते हैं, पोस्ट कार्ड भेजते हैं, उसके लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज ए लेटर, पोस्ट कार्ड को भी पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द डेफिशिएंसी बिटवीन द पोस्टेज ऑलरेडी पेड फॉर सच पोस्ट कार्ड एंड द पोस्टेज पेएबल फॉर अ लेटर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 1 रुपीज एंड वेयर सच अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ रुपी कंटेनिंग पैसे द अमाउंट शैल बी इंक्रीज्ड टू 1 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी कि अगर आपने पोस्ट कार्ड भेजा, पोस्ट कार्ड के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह, पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब उसके ऊपर चार्जेस कैसे लिए जाएंगे? जो चार्जेस आपने पहले से दे दिए हैं उनको माइनस किया जाएगा कि एक लेटर को भेजने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे। जो भी डेफिशिएंसी आएगी, मान लीजिए आपने पोस्ट कार्ड भेजा 2 रुपये लगने थे, लेटर भेजने के लिए 5 रुपये लगने, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या आ गई? 3 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई, और 3 रुपये के दोगुने का आपको भुगतान करना है, यानी कि आपको 6 रुपये का भुगतान करना है।
तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो इसमें डेफिशिएंसी ली जाएगी आपसे, पोस्टेज चार्जेस लेटर के रूप में कलेक्ट किए जाएंगे, वो न्यूनतम 1 रुपया रहेगा। यानी कि ये जो 6 रुपये की राशि यहाँ पे बताई है, किसी कंडीशन में अगर 1 रुपये से कम भी होती है तो कम से कम आपसे 1 रुपया फिर भी ले लिया जाएगा। और अगर इसमें पैसे शामिल हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वो राशि जो एकत्र की जानी है पोस्ट कार्ड के लिए वो कितनी आती है, 2 रुपये 50 पैसे आ जाती है, तो यहाँ पे 50 पैसे को बढ़ा के 1 रुपये तक कर दिया जाएगा, यानी कि इस राशि को 3 रुपये कर दिया जाएगा। तो जो भी पैसे वाली अमाउंट होगी उसको बढ़ा के 1 रुपया कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बुक पोस्ट के बारे में। तो बुक पैकेट का नया, या आप कह सकते हैं इसको रीनेम करके, जो रीनेम करके नया नाम है वो क्या है, बुक पोस्ट है। आइटम कंटेनिंग बुक, कार्ड्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, पेपर, शीट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स और एनी डॉक्यूमेंट ऑफ कमर्शियल, लीगल और पर्सनल नेचर इन सिंगल और मल्टीपल कॉपीज में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज बुक पोस्ट। तो बुक पोस्ट के रूप में आप क्या प्रेषित कर सकते हैं, कोई भी बुक भेज सकते हैं, कार्ड, पत्रिकाएं, जर्नल, सभी प्रकार के प्रकाशन, कागज, शीट, बिल, चालान, रिपोर्ट, वाणिज्यिक या कानूनी या व्यक्तिगत पत्राचार के प्रकृति के किसी भी दस्तावेज को भेज सकते हैं, उसकी सिंगल कॉपी भी या सिंगल से ज़्यादा कॉपीज को भी, इन सारी चीज़ों को बुक पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है। अच्छे से पढ़नी है। अब बुक पोस्ट शैल नॉट एक्सीड 5 किलोग्राम्स इन वेट, बुक पोस्ट का वजन 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके डायमेंशंस की बात करें तो मैक्सिमम डायमेंशंस क्या है, जब ये रोल फॉर्म में होगा इसकी लेंथ मैक्सिमम 800 मिलीमीटर हो सकती है, और इसकी लंबाई और इसके डायमीटर का 2 गुना, दोनों को जोड़कर मैक्सिमम 1000 मिलीमीटर हो सकता है। और अगर आप बुक पोस्ट को रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो इसका साइज मैक्सिमम क्या हो सकता है, 600 बाई 300 मिलीमीटर, यानी कि 60 बाई 30 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके बाद आता है ब्लाइंड लिटरेचर के बारे में, अंध साहित्य के बारे में। पेपर्स ऑफ एनी काइंड, periodicals एंड बुक्स impressed in बरेली और अदर स्पेशल टाइप फॉर द यूज ऑफ द ब्लाइंड shall be transmitted by post as literature for the blind items। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में आप क्या भेज सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के पेपर भेज सकते हैं, पीरियोडिकल भेज सकते हैं या बुक्स भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो भी चीज़ आप भेजेंगे वो ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेल एक लिपि होती है जो विशेष तरह के, जो विशेष रूप से किसके लिए होती है, नेत्रहीनों के लिए होती है, उनको सिखाने के लिए होती है। तो अगर आप इसमें कोई भी पेपर भेजेंगे, पीरियोडिकल भेजेंगे या बुक्स भेजेंगे, वो ब्रेल लिपि में छपी होनी चाहिए, या अन्य विशेष तरीके से भी छपी हो सकती हैं जो सिर्फ नेत्रहीनों के उपयोग के लिए हो। तो ऐसी चीज़ों को आप ब्लाइंड लिटरेचर आइटम्स के रूप में पोस्ट कर सकते हैं। Such items shall be posted either without a cover or in a cover open at both ends which can easily be removed for the purpose of examination। तो ऐसी जो भी वस्तुएं हैं, या तो आप उन्हें बिना कवर के पोस्ट करेंगे, इनके जो ब्लाइंड लिटरेचर है, या तो आप उन्हें बिना कवर के पोस्ट करेंगे, या ऐसे कवर में पोस्ट करेंगे जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, जिसे जांच के उद्देश्य से आसानी से निकाला जा सके। और लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड का मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम हो सकता है। और इसके डायमेंशंस की बात करें क्या हो सकते हैं, अगर मैक्सिमम की बात करें, रोल फॉर्म में भेजते हैं, लेंथ इसकी 800 मिलीमीटर हो सकती है, जैसे हमने बुक पोस्ट के बारे में किया, और इसकी लंबाई और व्यास के 2 गुने का योग 1000 मिलीमीटर हो सकता है। अगर इसको रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो इसकी डायमेंशंस 600 बाई 300 मिलीमीटर हो सकती हैं। और मिनिमम की बात करें, रोल फॉर्म में भेजते हैं, लेंथ इसकी न्यूनतम 100 मिलीमीटर, और इसकी लेंथ और डायमीटर का 2 गुना 170 मिलीमीटर हो सकता है। और अगर रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर इसकी मिनिमम डायमेंशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिकल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिकल पोस्ट किसका नया नाम है, तो हम बुक पैकेट्स के बारे में करते थे, बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के बारे में पढ़ते थे, तो उसी का नया नाम क्या है, पीरियोडिकल पोस्ट है। एनी पब्लिकेशन मे बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज पीरियोडिकल पोस्ट इफ इट इज
कोई भी प्रकाशन आवधिक डाक के रूप में डाक द्वारा भेजा जा सकता है अगर वो कुछ शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी शर्तें हैं? covered under the definition of the term periodical under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। यदि ये प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत आवधिक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली से केवल भारत में ही प्रिंट या पब्लिश किया होना चाहिए। रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत ये भारत के प्रेस महापंजीयक के साथ पंजीकृत होना चाहिए एंड पोजेसेस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉटेड बाय प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल, और इसके पास प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल द्वारा अलॉट किया हुआ पंजीकरण का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के प्रावधानों का ये पालन करता हुआ होना चाहिए। A book or a journal including a book or journal of scientific, technical and academic nature shall not be transmitted by post as periodicals। periodicals के रूप में आप क्या नहीं भेज सकते हैं? इसमें कोई ऐसी पुस्तक या जर्नल जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की पुस्तक या जर्नल भी शामिल है तो इसको आप periodical पोस्ट के रूप में नहीं भेजेंगे। पुस्तकें भेजने के लिए आपके पास या जर्नल भेजने के लिए आपके पास कौन सी ऑप्शन है? बुक पोस्ट। अभी हमने उसके बारे में पढ़ा, तो इसमें आपने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं भेजनी है। तो आपकी ये जो पीरियोडिकल पोस्ट है इसमें कोई भी प्रकाशन भेजा जाएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रकाशन या पब्लिकेशन होंगे वही भेजे जाएंगे। कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा जर्नल नहीं भेजा जाएगा जिसमें कोई वैज्ञानिक, तकनीक या शैक्षणिक प्रकृति का कुछ भी हो। इस तरह को आप पीरियोडिकल पोस्ट में नहीं भेजेंगे। पीरियोडिकल शैल वेयर इन प्रिंट on any convenient place either on the first or last page thereof the superscription प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया अंडर नंबर। पीरियोडिकल के किसी भी सुविधाजनक स्थान के ऊपर या तो पहले पेज के ऊपर या लास्ट पेज के ऊपर क्या ऊपरी लेख होना चाहिए? तो उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए जो भी नंबर प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल द्वारा अलॉट किया गया है वो नंबर लिखा होना चाहिए, प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया अंडर नंबर, और साथ में यहाँ पे जो नंबर अलॉट किया होगा वो भी लिखना होगा। In case of infringement of any of the conditions of the item shall be treated and charged as a book post item। अगर पीरियोडिकल पोस्ट की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो पीरियोडिकल पोस्ट को बुक पोस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और बुक पोस्ट की तरह अगर ट्रीट किया जाएगा तो उसी के अनुसार इसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, और जो पहले आपने चार्जेस दिए थे उनको भी साथ में ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में महत्वपूर्ण बातें। A newspaper shall be eligible for postal registration for transmission by post as a registered newspaper if it is। कोई भी समाचार पत्र पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में डाक द्वारा प्रसारण हेतु डाक पंजीकरण के लिए पात्र होगा यदि वो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करता है। covered under the definition of the term newspaper under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। अगर ये प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत समाचार पत्र शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता हो। ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली से केवल भारत में ही प्रिंट या पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। फिर किसके साथ ये पंजीकृत होना चाहिए? रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ये प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार के साथ, प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल के द्वारा अलॉट किया हुआ इसके पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इंडिया पोस्ट पार्सल के बारे में। तो हम पहले पार्सल पढ़ते थे, उसी का नया नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पार्सल है।
The post office shall offer India Post parcel to individual and bulk customers and all parcels shall be treated as accountable items. डाकघर व्यक्तिगत और थोक ग्राहकों को भारतीय डाक पार्सल उपलब्ध करवाएगा और सभी पार्सल को उत्तरदायी वस्तुओं के रूप में माना जाएगा। तो डाकघर किसको इंडिया पोस्ट पार्सल की सुविधा उपलब्ध करवाता है? इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी और बल्क कस्टमर्स को भी उपलब्ध करवाता है। एनी आइटम शैल बी ट्रीटेड एज एन इंडिया पोस्ट पार्सल इफ इट कंप्लाइज विद एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। किसी भी वस्तु को भारतीय डाक पार्सल माना जाएगा यदि वे कम से कम किसी एक शर्त का उल्लंघन करे। तो जैसे कि अगर किसी भी आर्टिकल का वजन 500 ग्राम से है उसको पार्सल की तरह ट्रीट किया जाए, पार्सल नहीं माना जाएगा, पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। डायमेंशंस की बात करें 100 मिलीमीटर इन रोल फॉर्म, अगर रोल फॉर्म में है तो न्यूनतम डायमेंशन अगर उसकी 100 मिलीमीटर है और लंबाई और व्यास का दोगुना 170 मिलीमीटर है। अगर रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में है तो उसका अगर साइज न्यूनतम मिनिमम 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर है तो इस तरह के आर्टिकल्स को पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। whose length does not exceed 1.5 meters। अब उसकी लंबाई जो है जिसको पार्सल मानना चाहेगा उसकी लंबाई 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लेंथ एंड गिर्थ कंबाइंड डज नॉट एक्सीड 3 मीटर्स। और इसकी लंबाई और इसकी गिर्थ अगर परिधि और इसकी लंबाई को जोड़ा जाए तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे आप इसको सीओडी के रूप में भेज सकते हैं, इसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी इसके साथ लगा के भेज सकते हैं। अब पार्सल भी आपको दो तरह के मिलेंगे, एक इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल सिंपल पार्सल और इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल। अब हम पहले बिजनेस पार्सल के बारे में बात करते थे तो बिजनेस पार्सल का नया नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पार्सल्स कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल की बात करें फॉर अ वेट नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स, अगर किसी भी पार्सल का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा 36 रुपीज़ उसके ऊपर लगेंगे फॉर एवरी 500 ग्राम्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ। उसके बाद जो भी आपके 500 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी 16 रुपये लगेंगे। अब आप सोचेंगे पहले तो हम 19 रुपये यहाँ पे पढ़ते थे, अब यहाँ पे 36 रुपये आ गया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करते हैं। तो इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल वेट और डिस्टेंस दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोकल के लिए 2 किलोग्राम तक का है 45 रुपीज़ है, फिर उसके बाद जितने भी एडिशनल 1 किलोग्राम आते जाएंगे 5 किलोग्राम तक 12 रुपये, फिर उसके बाद आगे 5 किलोग्राम से बाद के जो भी एडिशनल 1 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम तक के होंगे 14 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे लोकल है, विद इन स्टेट, नेबरिंग स्टेट, अदर स्टेट, मेट्रो एंड स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, तो यहाँ के लिए भेजने तो ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अब बात करते हैं नई पोस्ट के बारे में, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट क्या चीज़ है? A book or packet containing the books related with the following may be transmitted as a ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट में भी आप क्या भेज सकते हैं? इसमें भी आप किताबें भेज सकते हैं या किताबों का कोई ऐसा पैकेट हो सकता है जो किसके लिए हो? प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रेगुलर कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स बाई। पत्राचार और नियमित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसा पैकेट जिसमें ऐसी किताबें हों जिसमें ऐसा पत्राचार जो पत्राचार और नियमित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हो। और ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया होना चाहिए पाठ्यक्रम? तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय का ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑटोनोमस बॉडीज अंडर दी गवर्नमेंट, सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय और वैधानिक निकायों द्वारा ये पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। उसी की बुक्स आप ज्ञान पोस्ट के तहत भेज पाएंगे। containing the literature related with the social, cultural and religious nature issued or published in accordance with the relevant law of the land, देश के प्रासंगिक कानून के अनुसार जारी या प्रकाशित सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रकृति से संबंधित लिटरेचर भी इसमें भेजे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक यूज्ड बाय एस्पिरेंट्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, विभिन्न प्रतियोगी
परीक्षाओं के अभ्यर्थियों द्वारा इसमें उपयोग किए जाने वाली टेक्स्ट बुक्स भी भेजी जा सकती हैं, यानी कि कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक है तो उसको भी ज्ञान पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकेगा। Book includes every volume, part or division of a volume in any language and every sheet of music, map, chart or plane separately printed or consist wholly or substantially of reading matter paintings। तो ये आपने पढ़ लेना है। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूशन या स्कूल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का मतलब वो आपकी केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार भी हो सकती है। A book or packet containing the books shall be transmitted under the ज्ञान पोस्ट subject to the following। पुस्तक या पुस्तकों से युक्त पैकेट को ज्ञान पोस्ट के तहत अगर भेजना है तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? They shall not contain any publication published at regular intervals। इसमें नियमित अंतराल पर प्रकाशित कोई भी प्रकाशन शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे बुक जिसमें जो ज्ञान पोस्ट के रूप में भेजी जा रही बुक या बुक्स का पैकेट होगा उसमें कोई ऐसा पब्लिकेशन प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रकाशित होता हो। रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रकाशित होने का मतलब जैसे कोई मैगजीन है, कोई जर्नल है या इसी तरह का प्रकाशन जो हर हफ्ते छपता है या 15 दिन में छपता है, हर महीने या 2 महीने में, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली छपता है, तो इस तरह का इसमें कोई भी पब्लिकेशन या प्रकाशन नहीं होना चाहिए। Such packet containing the books shall wear on the outside the inscription ज्ञान पोस्ट। जब भी आप ज्ञान पोस्ट के तहत किताबें भेजेंगे उस पैकेट के बाहर ज्ञान पोस्ट लिखा होना चाहिए। Books shall not contain any advertisements other than incidental announcements or list of books। पुस्तकों में आकस्मिक घोषणाओं या पुस्तकों की सूची के अलावा कोई भी अन्य विज्ञापन नहीं होना चाहिए। आपने बुक्स भेजी हैं ज्ञान पोस्ट के तहत तो इसमें कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए जो इंसिडेंटल अनाउंसमेंट्स या बुक की लिस्ट के अलावा कुछ हो। इसमें आप बुक की जो आपने किताबें भेजी हैं उसकी लिस्ट हो सकती है या आकस्मिक कोई घोषणा है, इंसिडेंटल अनाउंसमेंट है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें कोई भी और एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं होगा। ईच बुक इन सच पैकेट शैल कंटेन द नेम ऑफ द प्रिंटर और पब्लिशर। ऐसे पैकेट में प्रत्येक पुस्तक के ऊपर उस पुस्तक के प्रिंटर और पब्लिशर का नाम अवश्य होना चाहिए। नो बुक ऑफ बिजनेस और कमर्शियल इन नेचर शैल बी सेंट थ्रू दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के माध्यम से कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी किताब नहीं भेजी जाएगी जो व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्रकृति की हो, जिसमें कोई बिजनेस या कमर्शियल मटेरियल हो। नो बुक इन सच पैकेट शैल वेयर एनी कैरेक्टर और इंस्क्रिप्शन रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी मीन्स अदर देन प्रिंटिंग और मैन्यूस्क्रिप्शन। ऐसे पैकेट में किसी भी पुस्तक पर मुद्रण या पांडुलिपि के अलावा किसी अन्य माध्यम से पुनरुत्पादित कोई अक्षर या शिलालेख नहीं होना चाहिए। तो ये जो बुक्स होंगी या तो ये प्रिंटिंग के माध्यम से तैयार की हुई होनी चाहिए या मैन्यूस्क्रिप्शन पांडुलिपि के माध्यम से तैयार की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह की और प्रिंटिंग या मैन्यूस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। नो पब्लिकेशन इन सच पैकेट शैल कंटेन एनी प्राइस लिस्ट और बिल्स और ऑर्डर्स फॉर सप्लाई ऑफ द बुक्स। आपने एक बुक भेजी, उस बुक के साथ आप ऐसा कोई भी प्राइस लिस्ट, बिल या ऑर्डर नहीं भेजेंगे जो अन्य बुक्स को खरीदने के लिए हो। तो ऐसे पैकेट में किसी भी प्रकाशन में पुस्तकों की आपूर्ति के लिए कि आपको कोई बुक्स की सप्लाई चाहिए तो उसके लिए आप सोचें कि चलो मैं इसमें ही प्राइस लिस्ट या बिल्स या ऑर्डर डाल के भेज देता हूँ, तो ऐसा भी नहीं करना है। प्रोवाइडेड दैट दी पैकेट में कंटेन एन इनवॉइस और बिल। अब हमने पढ़ लिया कि इसमें कोई बिल या इस तरह का कोई और नहीं होना चाहिए, बिल नहीं होना चाहिए या प्राइस लिस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो किताबें आप भेज रहे हैं उनसे संबंधित इनवॉइस या बिल इसमें या दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन अन्य बुक्स के लिए नहीं होना चाहिए। The item booked under ज्ञान पोस्ट shall be transmitted as trackable item। ज्ञान पोस्ट के तहत जो भी डाक वस्तु भेजी जाएगी वो ट्रैक करने योग्य वस्तु के रूप में प्रेषित की जाएगी। नो आइटम अंडर ज्ञान पोस्ट कैटेगरी shall be transmitted as untracked और ऑर्डिनरी आइटम। ज्ञान पोस्ट श्रेणी के अंतर्गत किसी भी वस्तु को ट्रैक ना की गई या सामान्य वस्तु के रूप में प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी कि इसको ट्रैकेबल, आप इसको ट्रैक कर पाएंगे, इस तरह से इसको पोस्ट किया जाएगा। The item posted as ज्ञान पोस्ट shall be address specific। ज्ञान पोस्ट के तहत जो भी आर्टिकल भेजा जाएगा वो एड्रेस स्पेसिफिक होगा।
पता विशिष्ट होगा, यानी कि प्राप्तकर्ता के पते पर जाकर उसकी डिलीवरी की जाएगी। पैकेट्स बुक्ड अंडर दिस कैटेगरी शैल बी ट्रांसमिटेड थ्रू सरफेस मोड ओनली। इस श्रेणी के अंतर्गत जो भी बुक पैकेट भेजे जाएंगे वो कैसे भेजे जाएंगे, यानी कि जो भी पैकेट भेजे जाएंगे किताबों के, उनको सरफेस मोड या सतह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, हवाई प्रसारण उनको नहीं दिया जाएगा। The value added service of registration, proof of delivery and insurance may be availed by sender on payment of applicable fees और charges। इसमें आप एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ले सकते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी इसके साथ संलग्न करके भेज सकते हैं, या इसकी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस का भुगतान करना होगा। This said item must have a delivery address and sender's return address and are subject to inspection by the post officers and officials। तो उक्त वस्तु पर डिलीवरी पता और प्रेषक का पता अवश्य होना चाहिए। ज्ञान पोस्ट के तहत जो भी आर्टिकल भेजेंगे, एड्रेसी और सेंडर दोनों का एड्रेस उस आर्टिकल के ऊपर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आपने ज्ञान पोस्ट के तहत कोई आर्टिकल भेजा है और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो क्या होगा, इस तरह से भेजे गए ज्ञान पोस्ट आर्टिकल को इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। चार्जेस कैसे लिए जाएंगे, पहले आपने कितने चार्जेस दिए हैं और इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल को भेजने के लिए कितने चार्जेस लगने थे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा उसका दोगुने का आपको भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, चार्जेस की बात करते हैं। द मिनिमम वेट फॉर बुकिंग पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट शैल बी 300 ग्राम्स। ज्ञान पोस्ट के तहत जो मिनिमम वेट रहेगा, ज्ञान पोस्ट का मिनिमम चार्जेबल वेट रहेगा वो 300 ग्राम रहेगा और मैक्सिमम वेट इसमें 5 किलोग्राम रहेगा। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले चार्जेस की। तो यहाँ पे नीचे हम करेंगे चार्जेस सभी के। तो शुरुआत करते हैं लेटर से कि लेटर के ऊपर चार्जेस कैसे लगेंगे। तो सभी सर्विसेज के आपको चार्जेस कैसे याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो लेटर्स की बात करते हैं। अगर लेटर का वेट 20 ग्राम तक है उसके ऊपर 5 रुपये लगेंगे। फिर आगे आने वाले प्रत्येक 20 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए 5 रुपये लगेंगे, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझा था। फिर लेटर कार्ड की बात करते हैं। इनलैंड लेटर कार्ड के लिए आपसे 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये लिए जाएंगे। फिर अगर आप पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो पोस्ट कार्ड भेजने के चार्जेस कितने हैं, 50 पैसे हैं। बुक पोस्ट अगर आप भेजते हैं, बुक पोस्ट में चार्जेस कैसे लगते हैं, तो जैसे बुक पैकेट के ऊपर लगते थे पहले 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए, यानी कि 50 ग्राम तक के बुक पोस्ट पर 4 रुपये लगेंगे। फिर एडिशनल जितने भी 50 ग्राम आते जाएंगे या उसकी फ्रैक्शन आती जाएगी उसके लिए 3 रुपये का भुगतान करना होगा। फिर पीरियोडिकल पोस्ट की बात करें तो जैसे हम बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स की बात करते थे कि उसमें जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते थे, एक वेट और दूसरा वैल्यू। उसी तरह से पीरियोडिकल पोस्ट के ऊपर लगने वाले चार्जेस भी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे पहले बात, अगर पीरियोडिकल की वैल्यू 1 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में है तो उसके लिए पहले 100 ग्राम पर 2 रुपये लगेंगे। फिर जितने भी एडिशनल 100 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी 3 रुपये लगेंगे। अगर पीरियोडिकल की वैल्यू 21 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में है पहले 100 ग्राम पर 4 रुपये लगेंगे। फिर एडिशनल जितने भी 100 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी 5 रुपये लगेंगे। फिर अगर पीरियोडिकल पोस्ट की वैल्यू 51 रुपये से ज़्यादा है तो पहले 100 ग्राम के ऊपर 8 रुपये, फिर प्रत्येक एडिशनल 100 ग्राम के ऊपर 9 रुपये लगेंगे। फिर ब्लाइंड लिटरेचर की बात करें, इसमें आपसे कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड में आपसे कोई भी पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, तो इसमें अगर आप इसको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो एयर सर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। या एक्स्ट्रा कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आप इसकी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं फिर वहाँ पे चार्जेस लगेंगे। फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र की बात करते हैं। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की अगर आप सिंगल कॉपी भेजते हैं, सिर्फ सिंगल कॉपी
आप भेज रहे हैं तो इसमें अगर वेट 50 ग्राम तक है 25 पैसे लगेंगे। फिर अगर वेट 50 ग्राम से ज़्यादा है लेकिन 100 ग्राम से कम है तो 50 पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 100 ग्राम के ऊपर या उसकी फ्रैक्शन के लिए 20-20 पैसे लगते जाएंगे। फिर ऐसा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जिसमें एक से ज़्यादा कॉपीज हों रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, अगर उसका वेट 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं है 50 रुपये लगेंगे। फिर एडिशनल प्रत्येक 100 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए 20-20 रुपये लगते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान पोस्ट के चार्जेस की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मिनिमम चार्जेबल वेट 300 ग्राम्स। तो ज्ञान पोस्ट में 300 ग्राम से चार्जेस शुरू होंगे, यानी कि इतने चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे। तो 300 ग्राम तक के लिए 20 रुपये लगेंगे। 301 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की ज्ञान पोस्ट के लिए 25 रुपये लगेंगे। 501 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक 35 रुपये लगेंगे। 1001 ग्राम से लेके 2000 ग्राम तक 50 रुपये लगेंगे। 2001 ग्राम से लेके 3000 ग्राम तक 65 रुपये। फिर 3 किलोग्राम से लेके 4 किलोग्राम तक 80 रुपये। 4 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम तक 100 रुपये। मैक्सिमम इसमें 5 किलोग्राम वेट हो सकता है। Airmail fees chargeable in addition to the postage and other fees payable on items posted for transmission by air at any post office in India। अगर आपके द्वारा भेजी गई डाक वस्तु के लिए आप एयर ट्रांसमिशन या हवाई प्रसारण भी चाहते हैं तो एयर चार्जेस कितने लगेंगे? तो पहले 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए 2 रुपये। फिर जितने भी एडिशनल 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी उसके लिए 1 रुपया आपसे लिया जाएगा। इंडिया पोस्ट पार्सल दो तरह के हमने पढ़े कि अगर वो रिटेल हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकते हैं। अगर रिटेल की बात करें तो अगर 500 ग्राम तक का वजन है 36 रुपये लगेंगे। फिर एवरी 500 ग्राम या उसके फ्रैक्शन के लिए 16 रुपये लगेंगे। एम्बोस्ड एनवल्प, पोस्ट ऑफिस में जो एनवल्प मिलते हैं उसके ऊपर 5 रुपये की पहले से डाक टिकट उभरी हुई होती है या लगी हुई होती है। लगी तो नहीं होती है, उसी एनवल्प के पेपर के बीच में प्रिंट होती है, उसको कहते हैं एम्बोस्ड एनवल्प। तो अगर आप एनवल्प खरीदते हैं तो वो आपको 5 रुपये का मिलेगा। तो जो भी पोस्टल स्टेशनरी आप खरीदते हैं, पोस्टल स्टेशनरी के ऊपर अगर कोई भी चार्जेस पहले से ही या कोई भी स्टैंप पहले से ही इम्प्रेस की हुई है तो उसी के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो जैसे एनवल्प है उसके ऊपर 5 रुपये की स्टैंप लगी होती है तो 5 रुपये का ही मिलेगा। फिर रजिस्ट्रेशन एनवल्प आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाते हैं। अगर आपने छोटा एनवल्प लेना है तो स्टेशनरी चार्जेस सहित 22 रुपये 50 पैसे आपसे लिए जाएंगे। अगर बड़ा एनवल्प लेना है तो उसमें 22 रुपये के साथ 1 रुपया स्टेशनरी चार्जेस का भी जुड़ जाएगा। फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आइटम्स की, इन एडिशन टू पोस्टेज फीस चार्जेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी आइटम, किसी भी डाक वस्तु का पंजीकरण करना चाहते हैं 17 रुपीज़ उस चीज़ के लिए आपसे लिए जाएंगे। अटैच्ड कॉपी की बात करें, अटैच्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट फॉर रजिस्टर्ड आइटम, कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु आपने भेजी। जब भी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण होता है तो क्या होता है, प्राप्तकर्ता से रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर किए हुए हस्ताक्षरों की कॉपी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो आवेदन कर सकता है, जिसके लिए उसे 2 रुपये का भुगतान करना होगा। इंश्योरेंस फीस की बात करें, अगर आप स्पीड पोस्ट पार्सल भेजते हैं तो अगर वैल्यू इंश्योरेंस की 200 रुपये तक है 4 रुपये लगेंगे। फिर अगर इंश्योरेंस वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा है तो 4 रुपये प्लस 1.50% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू एक्सीडिंग 200 रुपीज़, 4 रुपये तो लगेंगे प्लस 200 रुपये से जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका 1.50% आपसे लिया जाएगा। तो अगर स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए लेने हैं चार्जेस तो ये लगेंगे। अगर आपने किसी अन्य आइटम की इंश्योरेंस करनी है तो कितने चार्जेस लगेंगे। वैल्यू इंश्योर्ड डज नॉट एक्सीड 200 रुपीज़, अगर वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो 10 रुपये लगेंगे। फिर प्रत्येक एडिशनल 100 रुपये या उसकी फ्रैक्शन के लिए जो भी 200 रुपये से ज़्यादा होगी 6 रुपये आपसे लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कैश ऑन डिलीवरी सर्विस की। तो कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, अगर 500 रुपये तक की अमाउंट है उसके लिए जो भी अमाउंट रिकवर की जाएगी उसका 1.6% COD फीस के रूप में लिया जाएगा। अगर अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो 100 रुपये कन्फर्म आपसे लिए जाएंगे, प्लस जो अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा होगी उसका 1% आपसे लिया जाएगा। और प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो आपने चाहे रजिस्टर्ड आइटम भेजनी है चाहे स्पीड पोस्ट आइटम भेजनी है, दोनों के लिए सेम चार्जेस रहेंगे, 10 रुपये पर आइटम के हिसाब से रहेंगे।
हैं। और एक हमारे लिए यहाँ पे दुख वाली बात, इंडिया पोस्ट विल डिसकंटिन्यू इट्स रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस फ्रॉम 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 से भारतीय डाक विभाग अपनी पंजीकृत डाक सेवा अभी बंद नहीं हुई है, अभी तो ये चल रही है, लेकिन 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस बंद हो जाएगी और इसे स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट, घरेलू स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट द मार्केट लीडर इन द डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री। अभी हमारी रजिस्टर्ड वाली जो सर्विस है, रजिस्टर्ड लेटर वाली सर्विस है, वो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो फिर हमारे पास स्पीड पोस्ट सर्विस ही बचेगी, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड पोस्ट सर्विस की बात करें, द मार्केट लीडर इन द डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री। स्पीड पोस्ट घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में अग्रणी, यानी कि जो एक्सप्रेस सर्विसेज हैं जितनी भी, उसमें सबका लीडर कौन है? स्पीड पोस्ट, जो कि नहीं भी है। Provides express and time bound delivery of letters and parcels weighing up to 35 kilograms in India। स्पीड पोस्ट क्या करता है? आपको तेज और समय पर 35 किलोग्राम तक के पार्सल की डिलीवरी और लेटर्स की डिलीवरी देश भर में करके देता है। इट इज़ एन अफोर्डेबल सर्विस एंड डिलीवर्स अक्रॉस द कंट्री। एक अफोर्डेबल सर्विस यानी कि बहुत ही महंगी नहीं है, और देश भर में आपको सिर्फ 35 रुपये के भुगतान की बात करें, देश भर में 35 रुपये में 50 ग्राम तक के कंसाइनमेंट को पहुंचा देती है, और अगर लोकल है तो सिर्फ 15 रुपये में 50 ग्राम तक की कंसाइनमेंट डिलीवर कर देती है। तो इसकी बात करें हम स्पीड पोस्ट की, इसमें आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं कंसाइनमेंट की 1 लाख रुपए तक, और चार्जेस आपने इसके याद कर लेने हैं। ये चार्जेस इसके यहाँ पे दिए हुए हैं। लोकल के लिए है तो ये भी वेट और डिस्टेंस दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर आपने इसके साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगा के भेजना है, POD लगा के भेजना है, तो स्पीड पोस्ट चार्जेस के अलावा 10 रुपये इसमें आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम। अब इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल किसका नया नाम है? आपको बताया था, बिजनेस पार्सल का नया नाम है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी लंबाई और सबसे बड़ी परिधि की बात करें, दोनों का योग 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीचर्स की बात करें तो इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मिल जाता है, ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस टू ट्रैक योर कंसाइनमेंट्स फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी। बुक होने से लेकर डिलीवरी तक आप अपनी कंसाइनमेंट को ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं। डिलीवरी की बात करें, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल कंसाइनमेंट्स आर डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, तो ये आपके घर द्वार पर वितरित की जाती हैं। कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड पिकअप फैसिलिटी फ्रॉम देयर प्रीमिसेस, ग्राहक के परिसर से इसको उठा लिया जाता है। इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें इंश्योरेंस नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी मिलती है अगर आप लेना चाहते हैं। फिर कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, बल्क कस्टमर्स स्पेशली ई-कॉमर्स प्लेयर्स कैन अवेल ऑफ कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी फॉर अप टू INR 50,000 रुपीज़। तो थोक ग्राहक इसमें 50,000 रुपये तक की कैश ऑन डिलीवरी सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टैरिफ की बात करें, कितना समय लगता है? डिलीवरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो या टैरिफ की बात करें, दोनों आपने याद कर लेना। टैरिफ कितने चार्जेस लगते हैं, तो ये भी आपके पास वेट और वैल्यू दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसके डिलीवरी स्टैंडर्ड्स आपने याद करने हैं। अगर आप लोकल के लिए किसी बिजनेस पार्सल को या इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल को भेजते हैं, 3 दिन के भीतर उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। मेट्रो टू मेट्रो के लिए 4 से 5 दिन, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 4 से 6 दिन, सेम स्टेट के लिए 3 से 6 दिन, और रेस्ट ऑफ द कंट्री 6 से 7 दिन के भीतर इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल की डिलीवरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लोकल शब्द आता है वो स्पीड पोस्ट के लिए भी आ रहा है, इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो लोकल है, लोकल का क्या मतलब होगा? आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज़। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो निर्धारित पिन कोड के भीतर बुक की गई और वितरित की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लोकल, तो अगर किसी मेट्रो सिटी के लिए लोकल का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ऐसा आपका इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल जिसे एक आइडेंटिफाइड पिन कोड में बुक किया और वहीं पर उसकी डिलीवरी होनी है। अगर हम बात करें किसी म्यूनिसिपैलिटी लिमिट की फॉर सिटीज़ अदर दैन मेट्रो सिटीज़, मेट्रो सिटी के अलावा किसी अन्य सिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में ही बुकिंग और डिलीवरी यानी कि नगर पालिका
नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल की बुकिंग हुई और वहीं पे उसकी डिलीवरी होनी है। अगर आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन फॉर स्मॉल टाउन्स कस्बास मोफिसिल एरियाज हैविंग नो डिफाइंड टाउन डिलीवरी एरिया। तो अगर हम बात करें छोटे शहरों की या मुफसिल एरियाज की जहाँ पे कोई निर्धारित नगर वितरण क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे हम किसे कहेंगे लोकल। तो समान पिन कोड, एक ही पिन कोड है, वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर बुक और बुक वितरित की जाने वाली वस्तु यानी कि सेम पिन कोड के डिलीवरी जुरिडिक्शन में डिलीवरी होनी है, वहीं पे उसकी बुकिंग भी हुई है। फिर लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होती है? लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन व्हिच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। लॉजिस्टिक पोस्ट व्यावसायिक ग्राहकों के लिए है, उनको एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करती है जो देश भर में संग्रहण से लेकर भंडारण, प्रसारण से लेकर वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करती है। तो इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल जाती हैं? FTL एंड LTL सर्विसेज मिल जाती हैं। FTL और LTL की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। कस्टमर्स कैन सेंड देयर कंसाइनमेंट्स आइदर इन फुल ट्रक लोड और लेस देन अ ट्रक लोड। ग्राहक लॉजिस्टिक पोस्ट के तहत अपनी कंसाइनमेंट को FTL या LTL के रूप में, फुल ट्रक लोड या लेस देन अ ट्रक लोड के रूप में भेज सकते हैं। वन पार्सल या मल्टी पार्सल, एक पार्सल या मल्टी पार्सल के रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार भेज सकते हैं। तो ये फ्लैक्सिबल और कन्वीनियंट है। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाय रोड, रेल और एयर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता के अनुसार इन्हें रोड के माध्यम से, रेल या एयर के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें रिटर्न सर्विस भी अवेलेबल रहती है। स्पीड पोस्ट पार्सल की बात करेंगे, हमने स्पीड पोस्ट करी, अब हम बात करेंगे स्पीड पोस्ट पार्सल की। तो स्पीड पोस्ट पार्सल में क्या है? एवरी स्पीड पोस्ट पार्सल शैल बी ट्रांसमिटेड बाय एयर। प्रत्येक स्पीड पोस्ट पार्सल हवाई मार्ग से भेजा जाता है। ठीक है, जितने भी स्पीड पोस्ट पार्सल भेजे जाएंगे उनको हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट स्पीड पोस्ट पार्सल में बी ट्रांसमिटेड बाय सरफेस रूट। लेकिन स्पीड पोस्ट पार्सल को सरफेस रूट के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। कब भेजा जा सकता है? वेयर इट इज डिटरमाइंड टू बी फास्टर देन ट्रांसमिशन बाय एयर। जहां पे ये पाया जाता है कि भाई हवाई डाक से भेजेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर सतह डाक के माध्यम से भेजेंगे तो कम समय लगेगा। ऐसी जगह पे स्पीड पोस्ट पार्सल को बाई सरफेस भी भेजा जा सकता है। लेकिन जब इसको सरफेस के माध्यम से भी भेजा जाएगा बाकी स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की तुलना में, जैसे इंडिया पोस्ट पार्सल है और दूसरा स्पीड पोस्ट पार्सल रखा है, तो पहले स्पीड पोस्ट पार्सल को प्रायोरिटी बेस के ऊपर देखा जाएगा, इसको आगे भेजा जाएगा, फिर इंडिया पोस्ट पार्सल का निपटान किया जाएगा। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट सेम ही अभी भी वर्तमान में यही चल रहे हैं, 1/4/25 से लेके 30/6/25 तक। उसके बाद 1/7/25 से लेके आगे 3 महीनों की अवधि के लिए ये सेम ही चलेंगे। तो ये हमारे पास SB ऑर्डर भी आ चुका है कि ये सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको यही इंटरेस्ट रेट कर लेने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की। इंटरेस्ट रेट आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में इंटरेस्ट रेट्स पूछे गए हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे कंपाउंड होता है? एनुअली। फिर अगर हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो इसमें 6.9% शुरू हो जाता है एक साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट के लिए। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 और 5 साल की। तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें 6.9% पर एनुम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली, त्रैमासिक आधार पर यह कंपाउंड होता है। फिर अगर हम बात करें 2 साल के टाइम डिपॉजिट की तो इसमें 7% का इंटरेस्ट रेट है। इसकी भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, ये भी त्रैमासिक आधार पर कंपाउंड होता है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, ये भी क्वार्टरली कंपाउंड होता है। और 5 साल के टाइम डिपॉजिट की बात करें तो इसमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट है और ये भी क्वार्टरली कंपाउंड होता है।
फिर बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, आवर्ती जमा खाते की। इसमें 6.7% का इंटरेस्ट रेट है और ये भी क्वार्टरली बेस के ऊपर ही कंपाउंड होता है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में 8.2% का इंटरेस्ट दे दिया जाता है। ये भी कंपाउंड क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, त्रैमासिक आधार पर दिया जाता है और त्रैमासिक आधार पर ही कंपाउंड होता है। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट की बात करें तो MIS में 7.4 का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, तो ये मंथली दिया जाता है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है मंथली आपको मिल जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें, इसमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट है और बात करें इसका इंटरेस्ट भी एनुअली दिया जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट 7.1% और ये एनुअली कंपाउंड होता है। किसान विकास पत्र की बात करें 7.5% इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 115 महीनों में ये खाता मैच्योर होता है, मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन वर्तमान में 115 महीनों में, अगर आप अब खुलवाएंगे तो 115 महीनों में मैच्योर होगा। इसमें भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे कंपाउंड होता है, एनुअली। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट जो कि 31 मार्च 2025 को बंद हो चुके हैं, इसमें भी 7.5% का इंटरेस्ट रेट है और कैसे, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिलता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें, इसमें 8.2% का इंटरेस्ट है और ये भी कैसे मिलेगा, एनुअली कंपाउंड होता है। आगे चलते हैं, सेविंग स्कीम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में, डाकघर बचत खाते के बारे में। डाकघर बचत खाता न्यूनतम कितने रुपए से खुलेगा? मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट इज 500 रुपीज। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट न्यूनतम 500 रुपए की राशि के साथ खुलता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, 3 अडल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 3 अडल्ट या फिर वयस्क मिलकर इस खाते को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें, जब खाता खुलेगा तो 500 रुपये की राशि के साथ खुलेगा और सब्सिक्वेंट डिपॉजिट यानी कि खाता खोल लिया 500 रुपये के साथ और उसके बाद आप इसमें जो भी डिपॉजिट करेंगे वो कम से कम 10 रुपये होगा। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट की बात करें तो 50 रुपये रहेगी, यानी कि आप खाते से अगर विड्रॉल करना चाहते हैं, निकासी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 रुपये तो निकालने पड़ेंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना डिपॉजिट इसमें कर पाएंगे। No withdrawal will be permitted which has effect of reducing minimum balance under 500 rupees। ऐसी कोई निकासी की अनुमति नहीं होगी जिससे न्यूनतम शेष राशि 500 रुपये से कम हो जाए, यानी कि खाते से ऐसी कोई विड्रॉल नहीं होगी जिसकी वजह से आपके खाते का बैलेंस 500 रुपये से कम हो जाए। A depositor in a single account or the depositors in joint account as the case may be shall nominate one or more individuals as nominee but not exceeding 4 individuals। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, चाहे अकाउंट सिंगल अकाउंट है चाहे आपका ज्वाइंट अकाउंट है, आप उसमें नॉमिनेशन करेंगे, वो कंपल्सरी है, करना पड़ेगा। तो नॉमिनेशन आप एक कर सकते हैं या एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप नॉमिनेशन सेविंग के खाते में 4 कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपडेटेड पॉइंट है। अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, from all saving bank accounts interest up to rupees 10,000 earned in a financial year is exempted from taxable income। आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों से एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 रुपये तक के ब्याज को कर योग्य आय से छूट दी जाएगी। If no deposit or withdrawal takes place in an account during continuous 3 financial years, the account shall be treated as silent। अगर आप 3 लगातार वित्तीय वर्षों तक खाते में कोई भी जमा या निकासी नहीं करते हैं तो खाता साइलेंट हो जाएगा। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपनड अप टू 3 अडल्ट्स। ज्वाइंट खाता 3 अडल्ट मिलकर खोल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ खुल जाता है और इससे ज़्यादा का खोलना है तो 110 रुपये के मल्टीपल, यानी कि 100 रुपये के बाद 110 रुपये का खोल सकते हैं, 120 रुपये का खोल सकते हैं। If a subsequent deposit
डिपॉजिट इज नॉट मेड अप टू द प्रेस्क्राइब्ड डे फॉर द मंथ, अगर आप निर्धारित तिथि से पहले इसमें बाद का जमा नहीं करते, आपने खाता ओपन कर लिया आज की तारीख में और अगले महीने में अगर आप निर्धारित तिथि से पहले इसमें जमा नहीं करते हैं तो प्रत्येक डिफॉल्टेड मंथ के लिए आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। अगर 100 रुपीज़ का आपका खाता है तो प्रत्येक 100 रुपये के ऊपर आपसे 1 रुपया लिया जाएगा प्रत्येक डिफॉल्टेड मंथ के लिए। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी अच्छे से समझनी है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का आरडी का अकाउंट ओपन किया और आप इसमें 2 महीने जमा नहीं करते हैं। अब 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 1 रुपया डिफ़ॉल्ट फीस आपको देना होगा, लेकिन आपने 2 महीने नहीं किया तो अगले महीने प्रत्येक डिफ़ॉल्टेड मंथ के लिए आपको देना है। तो पहले महीने के लिए भी दिया, फिर आपने दूसरे महीने के लिए भी 1 रुपया दिया। अगर आप इसको तीसरे महीने में जमा कर रहे हैं, प्रत्येक डिफ़ॉल्टेड मंथ के लिए आपको 1 रुपया डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में देना पड़ेगा। आफ्टर 4 रेगुलर डिफॉल्ट्स द अकाउंट बिकम्स डिसकंटिन्यूड, खाते में जब 4 लगातार डिफॉल्ट हो जाएंगे तो खाता डिसकंटिन्यूड हो जाएगा एंड कैन बी रिवाइव्ड विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम 4th डिफॉल्ट, और चौथा डिफॉल्ट होने के 2 महीने के भीतर आप खाते को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप इस अवधि के भीतर यानी कि 4th डिफॉल्ट हो गया उसके 2 महीने के भीतर आपने इसको रिवाइव नहीं किया तो फर्दर आप इसमें फिर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे और खाता जो है पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। Rebate on advance deposit of at least 6 installments inclusive of month of deposit for rupees 100 denomination, rebate rupees 10 for 6 months, rupees 40 for 12 months। अगर आप इसमें एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको रिवेट भी मिलता है। रिवेट कैसे मिलता है? अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट्स कम से कम एक बार में जमा कर देते हैं तो 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 10 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1000 रुपये का खाता ओपन किया तो आपको कितना मिलेगा? 100 रुपये का रिवेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1000 रुपये का खाता है तो आपने अगर 6 इंस्टॉलमेंट्स एक बार में जमा की तो कितना पैसा जमा हो गया भाई? 6000 रुपये जमा हो गया और उसमें आपको रिवेट कितना मिलेगा? तो 10 रुपये का, यानी कि 1000 रुपये के 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 10 रुपये मिलेंगे और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन पर आपको 100 रुपये का रिवेट मिल जाएगा। तो इस तरह से 5900 रुपये आपसे लिए जाएंगे और वहीं पर अगर आप 12 महीनों का एडवांस में जमा कर देते हैं तो वहीं पर ये 100 रुपये का जो रिवेट है वो 400 रुपये हो जाएगा। 40 रुपये का रिवेट आपको मिलेगा 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर। After 12 installments deposited and account is continued for 1 year, not discontinued depositor may avail loan facility up to 50% of balance credit in the account। जब 12 किस्तें खाते में जमा हो जाएंगी और खाता लगातार 1 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए, डिसकंटिन्यू अगर नहीं है तो इसमें आपको लोन वाली फैसिलिटी भी मिल जाती है। और लोन की फैसिलिटी कितनी मिलेगी? जो भी आपके खाते का बैलेंस होगा उसका 50% आप लोन ले पाएंगे और लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल एज 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू आरडी अकाउंट। आरडी खाते के ऊपर मान लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट है तो इसके ऊपर अगर आपने लोन लिया है तो प्लस 2% इसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर देना पड़ेगा। आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली आफ्टर 3 years। आरडी खाता अगर समय से पहले बंद करना है तो खाता खोलने की तारीख से 3 वर्ष के बाद आप इसको समय से पहले भी बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट MIS खाते के बारे में। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाई अप टू 3 adults। तो MIS खाता भी 3 वयस्क मिलकर आपस में ओपन कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड विद अ मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ 1000। खाता जो है न्यूनतम 1000 रुपये से खुलेगा। इससे ज़्यादा की अमाउंट का आपने खाता ओपन करना है तो वो 1000 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 1000 रुपये के बाद 2000 रुपये, उसके बाद 3000 रुपये, इस तरह से आप इस खाते को ओपन कर पाएंगे। A maximum of ₹9 lakh can be deposited in a single account। अगर आप MIS का सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 9 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप जॉइंट अकाउंट MIS का ओपन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 15 लाख की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आपने MIS में डिपॉजिट किया है तो 1 वर्ष की समाप्ति से पहले आप कोई भी राशि नहीं निकाल पाएंगे। इफ़ द अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर 1 year एंड बिफोर 3
ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अगर खाता खोलने की तारीख के 1 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष के पहले आप खाते को बंद करते हैं, अ डिडक्शन इक्वल टू 2% फ्रॉम प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड, तो मूलधन से 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी। आपने MIS का खाता बंद किया, खाते को खुले हुए 1 वर्ष तो हो चुका है लेकिन 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उससे 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी और बची हुई अमाउंट आपको दे दी जाएगी। अगर खाता 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद किया जाता है तो आपको कितनी डिडक्शन करनी पड़ेगी? आपको नहीं करनी पड़ेगी, कितनी डिडक्शन आपके खाते से होगी? प्रिंसिपल अमाउंट से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते के बारे में। मिनिमम डिपॉजिट शैल बी ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ 1000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹30 लाख इन ऑल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स ओपन बाय एन इंडिविजुअल। तो सीनियर सिटीजन खाता 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है और 1000 रुपये से ज़्यादा की राशि का ओपन करना है तो 1000 रुपये के मल्टीपल में यानी कि 2000 रुपये, 3000 रुपये, इसी तरह से मैक्सिमम आप सीनियर सिटीजन खाते में 30 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इफ टोटल इंटरेस्ट इन ऑल SCSS अकाउंट्स एक्सीड्स 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि एक वित्तीय वर्ष में आपको सभी सीनियर सिटीजन खातों से मिलने वाला इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन खाता आप जितने चाहे उतने ओपन कर सकते हैं, तो सभी सीनियर सिटीजन्स का इंटरेस्ट मिला के अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या होगा? उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना होगा। एंड TDS एट दी प्रेस्क्राइब्ड रेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट पेड, तो जो टोटल इंटरेस्ट या ब्याज आपको दिया जाएगा उसमें से TDS काट लिया जाएगा। द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली एट एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता जब खुला तो खाता खुलने की तारीख के बाद आप इसको किसी भी समय बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद ही बंद होगा, तो आज खाता खोला चाहे आप इसको कल ही बंद कर लो, कर सकते हैं। अकाउंट में बी क्लोज्ड आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, तो खाते के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 वर्ष के बाद ये मैच्योर होता है। जब मैच्योर होता है तो इस खाते को आप आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PPF खाते के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो जो PPF खाता है, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड ऑल अक्रॉस द कंट्री आइदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक, पूरे देश में आप केवल एक ही PPF खाता खोल सकते हैं। आप बैंक में भी खोल सकते हैं, आप उसको डाक घर में भी खोल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹1.50 लाख शैल बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन हिज और हर ओन अकाउंट एंड इन द अकाउंट ओपनड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब आपका जो PPF खाता है इसमें आप 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब आपने मान लीजिए एक PPF खाता अपने लिए खोला और एक आपने अपने बच्चे के लिए PPF खाता खोल लिया। अब आपने अपने थ्रू अगर अपने बच्चे का PPF खाता खोला है तो आप अपने और अपने बच्चे के खाते में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप अपने खाते में 1.5 लाख और बच्चे के खाते में 1.5 लाख जमा कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। Amount can be deposited in any number of installments in a financial year in multiple of ₹50 and maximum up to 1.50 lakh। खाते में आप जितनी चाहें एक वित्तीय वर्ष में जितनी चाहे इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार जमा कर सकते हैं और जमा जो करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होगा और इसी तरह से आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इसमें लोन भी ले सकते हैं। लोन कैन बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। ऋण उस वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लिया जा सकता है जिसमें आपने प्रारंभिक सदस्यता ली थी, यानी कि जब आपने PPF का खाता खोला था, यानी कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। इफ द लोन इज रीपेड विद इन 36 months ऑफ लोन टेकन, अगर लोन लेने के 36 महीने के भीतर आप लोन चुका देते हो तो लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 1% पर एनुम होगा।
और अगर आप लोन 36 महीने के बाद चुका रहे हैं तो 6% पर एनुम के हिसाब से लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। अ सब्सक्राइबर कैन टेक वन विड्रॉल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 5 years एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अब देखो, जो पीपीएफ खाता है वो 15 वर्ष की अवधि का खाता होता है। पहले 5 वर्ष के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं और उसके बाद 5 वर्ष के बाद आप इसमें से विड्रॉल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो विड्रॉल कैसे ली जाएगी? अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैन बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस एट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ 4th प्रीसीडिंग ईयर। तो जिस वर्ष में आप लोन ले रहे हैं, सॉरी आप विड्रॉल कर रहे हैं, उससे 4 साल पीछे जाएंगे या बिल्कुल पिछले साल पे जाएंगे और देखेंगे दोनों जगह पे आपका मिनिमम बैलेंस कहाँ पे था, तो मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपको वो विड्रॉल मिलेगी। और अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 15 वर्ष की अवधि का ये खाता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करते हैं। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपनड इन इंडिया आइदर इन पोस्ट ऑफिस और इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। भारत में किसी भी बालिका के नाम पर या तो डाकघर में या किसी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। तो अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि खाते की, एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक खाता खुलेगा, या तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल लो या फिर बैंक में खोल लो। द अकाउंट कैन बी ओपनड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। अब सुकन्या समृद्धि का खाता एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। लेकिन अगर किसी की ट्विंस हो जाती हैं, ट्रिपलेट्स हो जाती हैं, यानी कि 2 लड़कियां या 3 लड़कियां एक साथ पैदा हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 से ज़्यादा भी खाते खोले जा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपनड विद द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज़। खाता न्यूनतम 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। मिनिमम डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज 250 रुपीज़। अब जब आप खाता खोलेंगे सुकन्या समृद्धि का, तो न्यूनतम, या आप कह सकते हैं जब शुरुआत करेंगे खाते की, तो खाता 250 रुपये के साथ खुलेगा। और इसमें भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। वो आप लमसम में यानी कि एक बार में भी कर सकते हैं, या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि कई किश्तों में भी आप उस पैसे को जमा कर सकते हैं। न्यूनतम आपको 250 रुपये जमा करने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। अब खाते में डिपॉजिट कब तक करना है? जब खाता खुला, खाता खुलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष पूरे होने तक इसमें आपको डिपॉजिट करना है। यानी कि खाता खुला, खाता खुलने के 15 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें जमा कर पाएंगे। If the minimum deposit of 250 rupees is not deposited in an account in a financial year, अगर एक वित्तीय वर्ष में आप खाते में 250 रुपये की न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो जो खाता होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिफॉल्टेड अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर खाता डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको रीन्यू कैसे किया जाएगा? डिफॉल्टेड अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। कि खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले आप खाते को रिवाइव कर सकते हैं। और रिवाइव अगर आपने खाता करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको न्यूनतम 250 रुपये और 50 रुपये डिफॉल्ट फीस के रूप में पर ईयर के लिए देने होंगे। यानी कि जितने भी डिफॉल्टेड ईयर होंगे उन सभी डिफॉल्टेड ईयर्स के लिए न्यूनतम आपको 250 रुपये प्लस 50 रुपये डिफॉल्ट फीस के रूप में देने होंगे। डिपॉजिट्स क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जमा राशि पर कटौती की जा सकती है। विड्रॉल में भी टेकन, अब आप सुकन्या समृद्धि खाते से विड्रॉल भी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? विड्रॉल में भी टेकन फ्रॉम द अकाउंट आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 और पास द 10th स्टैंडर्ड। जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी या वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेगी, उसके बाद आप उस खाते से विड्रॉल ले सकते हैं, निकासी ले सकते हैं। Withdrawal may be taken up to 50% of the balance available at the end of the preceding financial year। पिछले फाइनेंशियल ईयर में
पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में सुकन्या समृद्धि के खाते का जो भी बैलेंस होगा उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। अकाउंट विल बी मैच्योर्ड आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। सुकन्या समृद्धि का खाता मैच्योर कब होगा? खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद होगा। और एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, या खाता जो है मैच्योर कब हो सकता है? लड़की की शादी के समय, लेकिन शादी से 1 महीना पहले मैच्योर करवाना पड़ेगा या फिर शादी के 3 महीने के बाद मैच्योर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, टाइम डिपॉजिट अकाउंट 4 तरह के होते हैं। 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का और 5 वर्ष का भी होता है। अकाउंट कैन बी ओपनड विद द मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100, नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है न्यूनतम 1000 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है, और इससे ज़्यादा का खोलना है तो 100 रुपये के मल्टीपल में आगे खुल जाएगा। यानी कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1000 रुपये का न्यूनतम, फिर आगे इससे ज़्यादा अमाउंट का खोलना है तो 1100 का खोल सकते हैं, 1200 का, और इसमें मैक्सिमम कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। जब मैच्योरिटी आएगी, डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड टीडी अकाउंट फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच द अकाउंट वाज इनिशियली ओपनड। जब मैच्योर होगा तो जमाकर्ता टीडी खाते को उस अवधि के लिए आगे बढ़ा सकता है जिस अवधि के लिए शुरुआत में उसने ये खाता ओपन किया था। और अगर टीडी खाता आपने बढ़ाना है तो मैच्योरिटी के कितने समय के भीतर आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे? तो अगर 1 साल का टाइम डिपॉजिट खाता है तो मैच्योरिटी के 6 महीने के भीतर आपको एक्सटेंड करना होगा। 2 साल का खाता मैच्योरिटी के 12 महीनों के भीतर एक्सटेंड करना होगा। 3 या 5 साल के अकाउंट को आपने मैच्योरिटी के 18 महीनों से भीतर एक्सटेंड करना होता है। फिर उसके बाद है किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100, नो मैक्सिमम लिमिट। तो किसान विकास पत्र की बात करें, खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है, और इससे ज़्यादा की राशि का खोलना है वही 100 रुपये से खुल जाएगा, और इसमें आप जितने चाहे उतने खाते ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 2021। अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 बिटवीन द पीरियड 11th of March 2022 31st दिसंबर 2021, तो एक अवधि थी। कौन सी अवधि? 11/3/2020 से लेकर 31/12/2021, और बाद में इस डेट को बढ़ाया गया 28/2/2022 तक। इस अवधि के दौरान कोरोना महामारी में जिन भी बच्चों के माता पिता गुजर गए, जिन भी बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, उन बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अब ये जो योजना थी, इसमें क्योंकि बच्चे का खाता खुलना था और बच्चे ने अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक को खो दिया था, तो इसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की भी आवश्यकता थी। इन दिस स्कीम ज्वाइंट अकाउंट होल्डर मीन्स कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु शैल एक्ट एज द गार्डियन फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट अंडर द स्कीम। इस योजना में संयुक्त खाता धारक का तात्पर्य किससे रहेगा? संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट से है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए उनके खाते में एक ज्वाइंट होल्डर की आवश्यकता थी, तो इसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा। On attaining age of 18 years of beneficiary, the said upfront lump sum will become 10 lakh rupees। तो जिन भी बच्चों के नाम ये खाता खुला, उनकी जब आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उनके खाते की राशि 10 लाख रुपए होगी, और इस खाते को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें से जॉइंट अकाउंट होल्डर को हटा दिया जाएगा। बेनिफिशियरी विल अर्न इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू मंथली इनकम अकाउंट स्कीम ऑन ₹10 लाख एंड बेनिफिशियरी वुड गेट मंथली stipend in her or his saving account till she or he attains 23 years of age। अब ये जो 10 लाख रुपए की राशि है, इस राशि के ऊपर उसे मंथली इनकम स्कीम अकाउंट की तरह हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक उसकी आयु 23 ईयर्स की नहीं हो जाती, 23 वर्ष की नहीं हो जाती। और जब उसकी आयु 23 वर्ष की हो जाएगी तो उसको ये 10 लाख रुपए की राशि भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में करते हैं।
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884। पूरी डेट याद करनी है। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई। इट स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज एंड वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1888। जब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई तो किसके लिए हुई? सिर्फ डाक विभाग के कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए इसकी शुरुआत हुई। कैसे? वेलफेयर स्कीम के रूप में, कल्याणकारी योजना के रूप में, लेकिन सन 1888 में से टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के लिए बढ़ाया गया। और फिर 1894 में पीएलआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर टू फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ द अर्स्टवाइल पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो सिर्फ पहले जब इसकी शुरुआत हुई या बाद में 1888 में से बढ़ाया गया तो सिर्फ मेल एम्प्लॉइज के लिए, फीमेल एम्प्लॉइज को इसमें कवर नहीं किया गया था। तो 1894 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉइज के लिए भी बढ़ाया गया और ये भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। अब जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है इसमें अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं। सबसे पहली होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? सुरक्षा कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिसी को क्या कहा जाता है। तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को सुरक्षा कहा जाता है। दिस इज अ स्कीम वेयर द एश्योर्ड अमाउंट विद अकर्ड बोनस इज पेएबल टू द इंश्योर्ड आइदर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years और हिज और हर लीगल representatives or assignees on death of the insurer, whichever occurs earlier, provided the policy is in force on the date of claim। तो जो आपकी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें बीमित राशि उसके बोनस के साथ कब दी जाएगी? या तो बीमा धारक की जब आयु 80 वर्ष हो जाएगी, लेकिन अगर 80 years की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में उस व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों या समुपदेशतियों को, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल असाइनी होंगे, उनको ये राशि दी जाएगी। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर 5 years। अगर आप पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने से पहले आप इसको सरेंडर कर देते हैं तो इसमें आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 years ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंट। अब आपने होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ली, इस पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन कब तक कर सकते हैं? बीमाकर्ता की आयु 59 वर्ष होने से पहले 59 वर्ष होने से पहले होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? डेट ऑफ कन्वर्शन डज नॉट फॉल विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। कि ये जो परिवर्तन है प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तिथि, यानी कि जब प्रीमियम का भुगतान लास्ट आपने करना है उस तिथि से 1 वर्ष पहले करनी है या मैच्योरिटी डेट से 1 वर्ष पहले करनी है, उसके बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। और इसमें आप कब तक प्रीमियम देना चाहते हैं वो एजेस आप चूज कर सकते हैं, 55 years, 58 या 60 years तक। बोनस क्या रहेगा तो हम आगे करते हैं। लोन या सरेंडर कब मिलता है तो आगे आएगा। फिर आती है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? सुविधा पॉलिसी कहा जाता है। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी विद द एडेड फीचर ऑफ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5 years ऑफ टेकिंग पॉलिसी संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कन्वर्शन की ऑप्शन मिलती है, इसलिए इसको सुविधा कहा जाता है कि आपको एक सुविधा मिल रही है इस पॉलिसी को कन्वर्ट करने की। तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को, जो कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, इसको आप कौन सी पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर 5 years। अब पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी लेने के 6 वर्ष से पहले, यानी कि 5वें और 6ठे वर्ष के बीच में आप इस पॉलिसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस 1 साल की अवधि के भीतर इस पॉलिसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इस पॉलिसी को होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे हमने पहली पॉलिसी के बारे में किया।
फिर आती है एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। इसको संतोष कहा जाता है क्योंकि आप इसमें एक एज चूज कर सकते हैं, कौन सी एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए। अंडर दिस स्कीम द प्रोपोनेंट इज गिवन एन एश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ द सम एश्योर्ड एंड अकर्ड बोनस टिल ही अटेन्स द प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी। तो इस बीमा पॉलिसी में प्रस्तावक को पूर्व निर्धारित परिपक्वता आयु तक बीमित राशि और अर्जित बोनस के साथ बीमा कवर दिया जाता है। तो इसमें आप कौन कौन सी एज चूज कर सकते हैं मैच्योरिटी के लिए, ये एजेस चूज कर सकते हैं 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर। तो ये एजेस आप चूज कर सकते हैं, इसमें से कौन सी एज में आपको मैच्योरिटी चाहिए। फिर आती है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी यानी कि युगल सुरक्षा, इसमें पति और पत्नी आपस में मिलकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इट इज अ जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस इन विच वन ऑफ दी स्पाउसेस शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसीज। तो जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, इस पॉलिसी को ऐसे किसी व्यक्ति या दंपति के द्वारा लिया जा सकता है जिसमें से एक PLI पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, कि पति और पत्नी आपस में इकट्ठे मिलकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि पति या पत्नी में से एक PLI पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस विद अ सिंगल प्रीमियम। एकल प्रीमियम के साथ सिंगल प्रीमियम देना है और सिंगल प्रीमियम के साथ ही पति और पत्नी दोनों को जीवन कवर मिल जाएगा, दोनों की इंश्योरेंस हो जाएगी। डेथ बेनिफिट्स आर पेड टू आइदर ऑफ दी सर्वाइवर्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस और मेन पॉलिसी होल्डर। पति या पत्नी या मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु लाभ का भुगतान किसी एक उत्तरजीवी को किया जाएगा। फिर आती है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। इसको सुमंगल कहा जाता है। इसमें सुमंगल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, आवधिक रिटर्न मिलती है, समय समय पर आपको इसमें पैसे मिलते रहेंगे। तो एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए बेस्ट है जिन्हें समय समय पर पीरियोडिकल रिटर्न्स की आवश्यकता होती है। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली। अब इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाएंगे वो सिर्फ इंश्योरेंट को दिए जाएंगे समय समय पर। सच पेमेंट्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंट। कि अगर बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बीमाकर्ता की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट मिले होंगे उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इन सच केस फुल सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस। ऐसी स्थिति में पूरा सम एश्योर्ड बोनस के साथ उसके असाइनी को, नॉमिनी या लीगल हायर को दिया जाएगा। अब इसमें एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए की एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी ली। अब इसमें उसको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलेंगी। मान लीजिए उसको एक पीरियोडिकल रिटर्न मिल जाती है इसमें 2 लाख रुपए की, या जो भी उसको रिटर्न मिली परसेंटेज के हिसाब से मिलता है जहां पे नीचे बताया हुआ है। तो मान लीजिए उसको एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख रुपए की पीरियोडिकल रिटर्न मिल जाती है, एक रिटर्न मिली, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो पूरी अमाउंट 20 लाख की उसने पॉलिसी ली है प्लस उसके ऊपर क्या बोनस बनाया वो पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 20 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख रुपए के सर्वाइवल बेनिफिट मिल गए हैं तो 2 लाख रुपए कम कर दिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है इसमें 2 टर्म्स की पॉलिसी आपको मिलती है। या 15 वर्ष वाली पॉलिसी ले सकते हैं या 20 वर्ष वाली पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अगर 15 वर्ष की पॉलिसी की बात करें तो 15 वर्ष की पॉलिसी में जब 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 9 या 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इन तीनों वर्षों के ऊपर 20% आपको मिलेगा। कि जब से 6 वर्ष पूरे हुए 20% मिल गया, 9 वर्ष पूरे हुए 20% मिल गया, 12 वर्ष पूरे हुए 20% मिल गया, और बचा हुआ 40% बोनस के साथ मैच्योरिटी के समय मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं 20 वर्ष वाली पॉलिसी की। तो 20 वर्ष वाली पॉलिसी में 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% यानी कि टोटल 60% मिलेगा, और बचा हुआ 40% बोनस के साथ मैच्योरिटी के ऊपर मिलता है। फिर आती है चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी को क्या कहा जाता है, इसे बाल जीवन बीमा कहा जाता है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ये योजना पॉलिसी धारकों के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।
मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल। तो कोई ऐसे माता पिता जिन्होंने पीएलआई पॉलिसी ले रखी है वो अपने बच्चों के लिए बाल जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम अपने 2 बच्चों के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी होल्डर कौन रहेंगे? बच्चे के माता पिता रहेंगे और बच्चे के माता पिता की एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि माता या पिता जिसके माध्यम से भी पॉलिसी ली जा रही है उसकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी। इस पॉलिसी में बच्चे की मेडिकल जांच जरूरी नहीं है। होवेवर चाइल्ड शुड बी हेल्दी एंड रिस्क शैल स्टार्ट फ्रॉम डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। हालांकि जो बच्चा है वो स्वस्थ होना चाहिए और इसमें जो जोखिम मिलना शुरू होता है, जोखिम कवर मिलना शुरू होता है, वो प्रस्ताव स्वीकार होने के दिन से ही शुरू हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 24 ऑफ मार्च 1995। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई? 24/3/1995 को हुई भारत के ग्रामीण लोगों के लिए और किसकी रिकमेंडेशंस या सिफारिशों के आधार पर हुई? मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हुई। अब बात करते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड एज ग्राम सुरक्षा। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ग्राम सुरक्षा कहा जाता है। इसमें आपको पूरे जीवन की सुरक्षा मिलती है, इसलिए इसको ग्राम सुरक्षा कहा जाता है। This is a scheme where the assured amount with occurred bonus is payable to the insured either on attaining the age of 80 years or to his legal representatives or assignees on death of the insured whichever occurs earlier। तो इसमें भी सेम आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरह बेनिफिट मिलेंगे। या तो जब बीमा करता की आयु 80 वर्ष हो जाएगी उस समय उसे मैच्योरिटी मिलेगी। अगर 80 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या साइनी होंगे उन्हें डेथ क्लेम केस के हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है वो मिलेगी। इसमें भी सेम ऑप्शन रहती है। अगर आप होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंट प्रोवाइडेड द डेट ऑफ कन्वर्शन डज नॉट फॉल विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इस पॉलिसी को भी आप एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? बीमाकर्ता की आयु 59 वर्ष होने से पहले। और दूसरी बात ये ध्यान में रखी जाएगी कि प्रीमियम पेमेंट की लास्ट डेट से 1 वर्ष से पहले या डेट ऑफ मैच्योरिटी से 1 वर्ष पहले आपको ये कन्वर्शन करनी है, उसके बाद नहीं हो पाएगी। प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज 55, 58 और 60 ईयर्स। इसमें प्रीमियम भुगतान की आयु 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष के रूप में चुनी जा सकती है। फिर आती है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? इसे ग्राम सुविधा कहा जाता है। सुविधा क्यों? क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी विद द एडेड फीचर ऑफ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। एक ऐसी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एक होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, संपूर्ण जीवन बीमा है, लेकिन इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि अगर आप कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Can be converted into endowment assurance after 5 years, not later than 6 years of taking policy. If not converted, policy will be treated as a whole life assurance. तो इस पॉलिसी को आप क्या कर सकते हैं? लेने के बाद, जिस डेट को आप लेते हैं उसके 5 वर्ष के बाद आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी लेने के 6 वर्ष से पहले यानी कि 5वें और 6ठे वर्ष के बीच में आपके पास ये ऑप्शन होगी, आप इस पॉलिसी को एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इसको होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आपने कन्वर्ट कर लिया तो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी, नहीं कन्वर्ट किया तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड एज ग्राम संतोष। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? ग्राम संतोष कहा जाता है।
Under this scheme, the proponent is given an assurance to the extent of sum assured with accrued bonus till he attains the predetermined age of maturity 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें इस पॉलिसी में भी क्या होता है, प्रस्तावक को पूर्व निर्धारित परिपक्वता आयु, यानी कि इसमें आप पहले से ही ये चूज कर सकते हैं कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहिए, तो इसमें से आप कोई सी भी एज चूज कर सकते हैं जिसमें आपको मैच्योरिटी चाहिए होगी। फिर आती है 10 ईयर्स रूरल पीएलआई पॉलिसी, 10 वर्ष ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी जिसे ग्राम प्रिया भी कहा जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम फॉर रूरल पॉपुलेशन ओनली, ये केवल ग्रामीण आबादी के लिए अल्पकालिक धन वापसी योजना है। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी है, इसमें भी आपको मनी बैक मिलती है, थोड़े थोड़े समय के बाद पैसे मिलते रहेंगे। इंश्योरेंट इज गिवन लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स, बीमा धारक को 10 वर्षों के लिए बीमित राशि तक का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर 4 ईयर्स 20%, after 7 year 20% and after 10 years 60% with accrued bonus। याद रखना इसमें जो ग्राम प्रिया पॉलिसी है इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं 4 वर्ष और 7 वर्ष पूरे होने पर 20% टोटल 40%, बच गया 60%, तो वो 10 वर्ष पूरे होने पर बोनस के साथ आपको दिया जाएगा। No interest is charged up to 1 year as arrears of premium in case of natural climates like flood, drought, earthquake, cyclone, etc। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे बाढ़ आ गई, सूखा या भूकंप या चक्रवात आ गया, तो ऐसी स्थिति में इस पॉलिसी के ऊपर जब आप प्रीमियम नहीं दे पाएंगे तो उस प्रीमियम के ऊपर आपको एक्स्ट्रा एरियर देने की ज़रूरत नहीं होती है। उस प्रीमियम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्रीमियम आपको देना है। फिर चलते हैं एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी की। तो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम सुमंगल कहा जाता है। इट इज़ अ मनी बैक पॉलिसी, तो ये भी एक मनी बैक पॉलिसी है। तो एक शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी आपकी ग्राम प्रिया पॉलिसी और दूसरी सेम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाली ग्राम सुमंगल एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस आप ले सकते हैं और इन व्यक्तियों के लिए सबसे बेस्ट रहती है जिन्हें पीरियोडिकल रिटर्न्स की आवश्यकता होती है। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट सिर्फ इंश्योरेंट को दिए जाएंगे, कि जिसने बीमा लिया है सिर्फ उसी को इसके सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। अगर बीमा करता की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है उस मामले में दिए हुए सर्वाइवल बेनिफिट्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी लेता है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, अब उसको पहली बार सर्वाइवल बेनिफिट मिल गए 2 लाख रुपए के, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इस बीमा कर्ता की मृत्यु हो जाएगी तो बाद में 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस के हिसाब से उसको मिलेगा, नहीं, उसको 10 लाख रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर मृत्यु हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो इसमें पहले के दिए हुए सर्वाइवल बेनिफिट्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पूरा सम एश्योर्ड, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया तो 10 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर बना हुआ बोनस असाइनी, नॉमिनी या लीगल हायर को दिया जाएगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये भी 2 आपकी अवधियों की पॉलिसी हो सकती है, या 15 वर्ष की हो सकती है या 20 वर्ष की हो सकती है। और इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं, अगर आप 15 वर्ष वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपको इसमें सर्वाइवल बेनिफिट कैसे मिलेंगे, 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर 20%, 20% और 20%, टोटल 60%, और बचा हुआ 40% बोनस के साथ मैच्योरिटी के ऊपर दिया जाएगा। और 20 वर्ष वाली पॉलिसी की बात करें तो इसमें 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का आपको रिटर्न मिलेगा और बचा हुआ 40% बोनस के साथ 20 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी के समय दिया जाएगा। फिर आता है हमारे पास चिल्ड्रन पॉलिसी जिसे बाल जीवन बीमा कहा जाता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, ये जो पॉलिसी है पॉलिसी धारक है, अगर किसी ने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है तो अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी ले सकता है। इसमें मैक्सिमम पॉलिसी धारक के 2 बच्चे एलिजिबल रहेंगे पॉलिसी लेने के लिए। अगर पॉलिसी धारक की यानी कि बच्चे की माता पिता की जिसके थ्रू पॉलिसी ली गई है उसकी डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए कोई भी प्रीमियम भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब पॉलिसी टर्म पूरी हो जाएगी उस समय पर फुल सम एश्योर्ड बोनस के
के साथ उस बच्चे को दे दिया जाएगा। बच्चे की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बच्चा हेल्दी होना चाहिए। और इसमें जो रिस्क है वो कब से कवर होना शुरू हो जाता है, जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसी समय से रिस्क कवर होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कौन सी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको पूरे जीवन की सुरक्षा मिल रही है, तो इसलिए इसको सुरक्षा कहा जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जिसमें आप ये चूज कर सकते हैं कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहिए। अब जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो उसके बारे में आपको संतोष होता है, तो इसलिए इस पॉलिसी का नाम संतोष आपने याद रखना है। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है इस पॉलिसी को कन्वर्ट करने का, तो कन्वर्ट करने की सुविधा मिल रही है तो ये सुविधा पॉलिसी हो जाएगी। फिर आती है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते हैं, पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, तो आपके मंगल का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इस पॉलिसी को सुमंगल कहा जाएगा। जॉइंट एंडोमेंट एश्योरेंस ऐसी पॉलिसी, जॉइंट क्या होता है, जोड़ा, तो जिसमें पति और पत्नी दोनों को सुरक्षा मिले और पति और पत्नी के जोड़े को युगल कहा जाता है, तो ये युगल सुरक्षा हो जाएगी। चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा, ये तो हम याद रख सकते हैं। उसी तरह से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम सुरक्षा कहेंगे, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम संतोष कहेंगे, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम सुविधा कहेंगे, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को ग्राम सुमंगल कहेंगे। फिर आती है 10 वर्षीय पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा जिसे ग्राम प्रिय कहा जाता है, बहुत बार इसका नाम पूछा जाता है। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। मैंने बड़े ध्यान से लिखी है लेकिन कई बार गलती हो जाती है, आपने एक बार फिर से भी आप अपनी तरफ से श्योर हो जाना है, गूगल पे चेक कर लेना है। तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, इसमें आपको अगर पॉलिसी लेनी है तो आपकी आयु 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो इसके लिए भी आयु 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस के लिए 19 to 50 ईयर्स के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अब एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में न्यूनतम आयु तो 19 वर्ष है, लेकिन इसमें मैक्सिमम एज क्या है, क्योंकि आप इसमें 2 टर्म की पॉलिसी ले सकते हैं, या 15 वर्ष की या 20 वर्ष की। तो अगर आप 15 वर्ष वाली पॉलिसी लेते हैं तो एज लिमिट क्या रहेगी, 19 to 45 ईयर्स रहेगी। 20 वर्ष वाली पॉलिसी लेते हैं तो 19 से 40 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। फिर जॉइंट एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो इसमें आयु, क्योंकि पति और पत्नी आपस में मिलकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो दोनों की आयु 21 वर्ष से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। चिल्ड्रन पॉलिसी की बात करें तो बच्चे की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसके माता या पिता जिसके माध्यम से पॉलिसी ली गई है 19 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एज लिमिट 19 to 55 ईयर्स। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें 19 to 55 ईयर्स। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें 19 to 45 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 2 टर्म्स की पॉलिसी होती है, अगर 15 वर्ष वाली लेते हैं तो मैक्सिमम 45 ईयर्स एज हो सकती है, 20 वर्ष वाली पॉलिसी लेते हैं तो मैक्सिमम 40 ईयर्स एज हो सकती है और मिनिमम एज 19 ईयर्स हो जाएगी। फिर 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा जिसे ग्राम प्रिया कहा जाता है, तो इसके लिए आयु 20 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और फिर बात करें चिल्ड्रन पॉलिसी की, तो चिल्ड्रन पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर है यानी कि माता या पिता, उसकी आयु 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए और बच्चे की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप इनके ऊपर लोन लेना चाहते हैं या इनको सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शन होगी। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप पॉलिसी के ऊपर ऋण ले सकते हैं 4 वर्ष के बाद। आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर बोनस नहीं मिलेगा। बोनस रेट की बात करें तो इस समय इसके ऊपर 76 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, कि 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये के ऊपर 76 रुपीज़ का बोनस आपको मिलेगा। फिर एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में लोन आप 3 वर्ष के बाद ले सकते हैं और सरेंडर भी आप इसको 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। बोनस रेट की बात करें 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, कि 1000 रुपये के ऊपर आपको 1 वर्ष का 52 रुपीज़ बोनस मिलेगा।
आगे चलते हैं कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अब इसको थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको कन्वर्शन की ऑप्शन मिलती है। अगर आप इस पॉलिसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी रहती है, तो आपको होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी वाला बोनस मिलेगा। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है, और अगर एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी बन जाएगी तो आपको ये वाला 52 रुपीज़ वाला बोनस मिलेगा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में ना तो आपको लोन मिलता है, ना आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलने वाला बोनस क्या है, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 1 वर्ष में 1000 रुपये सम एश्योर्ड है, तो उसके ऊपर 48 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। फिर आगे चलते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इसमें आपको लोन और सरेंडर वाली फैसिलिटी 3 वर्ष के बाद मिल जाती है। और बोनस रेट की बात करें तो 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर 1 वर्ष का 52 रुपीज़ बोनस मिलेगा। और चिल्ड्रन पॉलिसी के ऊपर भी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जितना ही बोनस आपको मिलता है। आगे चलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, इसमें आप लोन 4 वर्ष के बाद ले सकते हैं, सरेंडर आप इसको 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। बोनस रेट की बात करें 60 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर, 1 वर्ष में 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर 60 रुपये बोनस मिलेगा। एंडोमेंट इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें 3 वर्ष के बाद लोन, 3 वर्ष के बाद सरेंडर आप इसको कर सकते हैं। और बोनस की बात करें 48 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर कि 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर 48 रुपीज़ का आपको बोनस मिलेगा। आगे चलते हैं कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो इसको आप लोन इसके ऊपर 4 वर्ष के बाद और सरेंडर इसको 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। बोनस की बात करें कन्वर्ट कर लेते हैं तो एंडोमेंट इंश्योरेंस वाला, नहीं करते हैं तो होल लाइफ इंश्योरेंस वाला बोनस मिलेगा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में ना तो सरेंडर कर सकते हैं ना लोन मिलेगा, और 45 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, इसमें आपको जो बोनस मिलेगा 1000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 45 रुपीज़ मिलेंगे। 10 वर्ष ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्राम प्रिया जिसे कहा जाता है, लोन और सरेंडर दोनों फैसिलिटीज इसमें नहीं रहेंगी। और बोनस की बात करें 45 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। चिल्ड्रन पॉलिसी में भी ना आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं ना इसको सरेंडर कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें बोनस की तो आपको एंडोमेंट एश्योरेंस जैसा ही मिलता है। तो ये हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मोटा रिवीजन कर लिया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इनको आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक नज़र इनको देख के जाना है। अगर आप भी इस तरह से क्लासेस में जुड़ के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए आप बुक्स लेना चाहते हैं थ्योरी वाली या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी की शुरुआत की है। जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।